देखिए रिपोर्टिंग का मैसेज भी स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो मैंने लास्ट क्लास जो है एस 12 स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए थे जो मैंने नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन वन ये हम लोग का हो गया। गुड मॉर्निंग करते हैं। मॉर्निंग मैम। इलास्ट्रेशन वन हो गया था, इलास्ट्रेशन 2 3 4। अच्छा 5 6 बीच का बाकी है, 7 8 9 ये हुआ है, ठीक है। अच्छा ये चलो किसको बाद में देखते हैं। 5 ये 5 6 बाकी है, ये बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो देखो ये 5 वाला जो है इसमें क्या बोला है, ये इसका आंसर भी मैंने ले लिया, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। आंसर मैंने ले लिया है तो वहीं से बता देंगे। टॉप एंड टॉप लिमिटेड हैज सेट अप इट्स बिजनेस इन ए designated backward area which entitles the company to receive from the government of India subsidy of 20% of the cost of investment। मतलब ये पॉइंट जो है ना, ये हम लोग का कौन से वाले पॉइंट के साथ मैच होता है, क्योंकि मैंने पूरा टेबल बना के दिया था। देखो टेबल में हम लोग का क्या था, कितने तरीके का ग्रांट हो सकता है। ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, मतलब हमें जो ग्रांट दिया है उससे कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए बोला है, या फिर रिलेटेड टू रेवेन्यू हो सकता है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब ये प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन क्या है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने हमें क्या किया है, एज ए प्रोमोटर देखो, प्रोमोटर का मतलब है जिसका बिजनेस है, जो पैसा लगाता है वही प्रोमोटर होता है। तो गवर्नमेंट अगर हमें ऐसा कोई मतलब कंट्रीब्यूशन कर रही है स्टार्टिंग से ही, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तभी से अगर गवर्नमेंट हमें कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन करी, तो गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। उस केस में हम लोग उस कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो पहले एक बार लिखवा देते हैं प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में, फिर हम लोग उस क्वेश्चन को मतलब उसमें जो भी लैंग्वेज लिखा हुआ है उसे आराम से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर एक बार लिख लो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का पूरा मतलब। These are given with reference to the total investment in an undertaking or by way of contribution towards its total capital outlay and no repayment is ordinarily expected in respect thereof. Example, central investment subsidy, subsidy scheme, ऐसे मतलब subsidy scheme, ब्रैकेट में कैपिटल सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट इन
बैकवर्ड एरिया, इन्वेस्टमेंट इन बैकवर्ड एरिया, ये हो गया। अब इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी लिख लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसमें लिखना है ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व, ये मैंने वहां टेबल में भी लिखवाया है। एंड ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। These can't be distributed as dividend or considered as deferred income। अच्छा, तो ये थोड़ा समझा देते हैं। देखो, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब ये हो जाएगा कि गवर्नमेंट जब बिजनेस शुरू होने से पहले ही, जैसे बिजनेस अगर हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट प्लान किया है कि हम लोग इस ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए या इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो बोलना चाहे हम लोग। तो यहाँ पर बोला है दीज आर गिवन विथ रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन अंडरटेकिंग। ठीक है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपने आप को ओपन करना चाहता है, तो उसके सब बिजनेस का एक इन्वेस्टमेंट होता है कि ये काम करने के लिए इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उस इन्वेस्टमेंट का पार्ट, ठीक है, जब कम मतलब गवर्नमेंट हमें देगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, टॉप एंड टॉप लिमिटेड हैज सेट अप इट्स बिजनेस इन अ डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया व्हिच एंटाइटल्स द कंपनी टू रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी ऑफ 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब इनको जितना इनके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है उसका 20% जो है गवर्नमेंट दे देगी। तो यहाँ पर वही चीज बोला है, दीज आर गिवन विद रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस में जितना उनको देना है वो दे देगी। ठीक है, और बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इस टोटल कैपिटल आउटले, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टोटल कैपिटल जो भी लगेगा उसके बेसिस पे जो भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो बिजनेस शुरू होने के पहले से ही जब कंट्रीब्यूट करेगी तो उसे प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। एंड नो रीपेमेंट इज ऑर्डिनरीली एक्सपेक्टेड इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ। इसका मतलब क्या है, नो रिपेमेंट का मतलब ये है, जैसे देखो हम लोग कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने बैंक में जाके लोन ले लिया मान लो, तो अब बैंक को हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो ग्रांट है ना, तो बोल रहा है कि नॉर्मली जब गवर्नमेंट स्टार्टिंग में हमें एज मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर हमारे टोटल कैपिटल आउटले का कुछ पोर्शन या टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन हमें एज ए ग्रांट देती है, तो उस केस में हमें कोई रीपेमेंट का करने का जरूरत नहीं होता है कि हाँ गवर्नमेंट ने ये पैसा दिया तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नो रीपेमेंट इज ऑर्डिनरीली एक्सपेक्टेड इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। नॉर्मली तो ऐसा कोई भी बात नहीं रहता है कि गवर्नमेंट आके बोले कि मैंने तुम्हारे बिजनेस में इतना पैसा लगाया तो मुझे इतना इंटरेस्ट दो, ये सब कुछ नहीं बोलती है, या फिर मुझे कोई शेयर दे दो, ऐसा नहीं बोल सकती है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर एग्जांपल दिए जैसे कि सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम के अंडर लोगों को ऐसा मिलता है, मतलब जो कैपिटल सब्सिडी होता है। इन्वेस्टमेंट इन बैकवर्ड एरिया, अगर बैकवर्ड एरिया में कोई जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब कोई बिजनेस ओपन कर रहा है, तो उस केस में प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन किया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से। और उसके बाद ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर वो टेबल में देखोगे तो ऑलरेडी मेरा लिखवाया हुआ है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। बोला है कि कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए और ये कभी भी डिविडेंड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, ना तो डेफर्ड इनकम के तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये चीज मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिया, ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व एंड ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। तो पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड क्यों होगा, क्योंकि देखो कैपिटल रिजर्व कहाँ रहता है, रिजर्व सरप्लस के अंडर रहता है कैपिटल रिजर्व। अब रिजर्व सरप्लस कहाँ होता है, शेयर कैपिटल, उसके बाद आता है बी पॉइंट में रिजर्व सरप्लस, और ये दोनों ही शेयर होल्डर्स फंड के अंडर आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है एज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। इट दीज कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और कंसिडर्ड एज डेफर्ड इनकम। तो हम लोग इसको
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट के काम में नहीं ले सकते क्योंकि कैपिटल रिजर्व हो जा रहा है, तो कैसे करेंगे? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें अपने बिजनेस का डे टू डे का इनकम लेना पड़ता है और डेफर्ड इनकम भी नहीं दिखा सकते। अब डेफर्ड इनकम का मतलब ये हो जाता है, जैसे मान लो हम लोग अपने पीएल में ये जो ग्रांट रिसीव किए इसको, जैसे मान लो पीएल में मेरा एक ग्रॉस प्रॉफिट तो आया, मैंने यहाँ पर ग्रांट को मेरा इनकम बोल के दिखा दिया कुछ एक अमाउंट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नॉर्मल सा बात है ना, अगर हम ये ग्रॉस प्रॉफिट से मेरा जो भी एक्सपेंसेस है माइनस करने से जो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, उसमें अगर हम ये ग्रांट का इनकम भी जोड़ लेते हैं फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा। फिर उसको अगर हम एज ए, जैसे मान लो हम लोग को मिला है 30 लाख का जो है सब्सिडी, ठीक है, ये कैपिटल आउटले के ऊपर, तो मान लो हम लोग ये 5 साल में इसे डिफर्ड कर देंगे, ऐसा सोचा हम लोगों ने, सोचा हर साल 6 लाख का हम लोग इनकम दिखा देंगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट जो होगा उसी से तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी से हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बात तो वही हो गया ना कि अगर हम लोग डेफर्ड इनकम दिखाएंगे तो भी वो एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बिजनेस इनकम का यूज किया जाता है, किसी और तरीके की चीजों का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट जब कवर हो गया, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो है आसानी से बोल पाएंगे। बोल रहा है कि यहाँ पर बैकवर्ड एरिया में टॉप टॉप लिमिटेड ने एक बिजनेस सेटअप किया है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इनके टोटल इन्वेस्टमेंट पे 20% जो है सब्सिडी दिया है, फॉर विच नो रिपेमेंट वाज ऑर्डिनरीली एक्सपेक्टेड, मतलब इसके बदले में गवर्नमेंट कुछ नहीं मांगने वाली है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, मोर ओवर देयर वॉज नो कंडीशन दैट द कंपनी शुड परचेज एनी स्पेसिफिक एसेट फॉर द सब्सिडी। तो ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं है कि जो सब्सिडी मिला उससे ये लोग कोई एसेट खरीद ले, बस बिजनेस में उसे लगाना है एज ए कैपिटल। हैविंग फुलफिल्ड ऑल द कंडीशन अंडर द स्कीम, द कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़ इन द कैपिटल एसेट रिसीव 10 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट इन जैन 2002। तो बोल रहे सारे कंडीशन फुलफिल करने के कर दिया है इन्होंने, इसलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, इनका इन्वेस्टमेंट था 50 करोड़, इसका 20% देने का उन्होंने बात किया था गवर्नमेंट ने। तो देखो 50 करोड़ का 20% 10 करोड़ होता है, तो इन्होंने 10 करोड़ का जो है सब्सिडी दे दिया है, गवर्नमेंट ने 10 करोड़ का सब्सिडी दे दिया है जैन 2002 को। अकाउंटिंग पीरियड 2001-2002 का बात है। द कंपनी वांट्स टू ट्रीट दिस रिसिप्ट एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू, कंपनी चाहती है कि इसे रेवेन्यू की तरह ट्रीट करें एंड देयर बाय रिड्यूस द लॉसेस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। मतलब कंपनी बोल रही है हम इसे रेवेन्यू दिखा देंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। पीएल में रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब इनकम दिखा देंगे, ठीक है, इनकम दिखा देंगे और इससे क्या करेंगे, मेरा जो भी लॉस है बिजनेस का वो राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि इनकम दिखाएंगे तो इधर का लॉस ऑटोमेटिकली राइट ऑफ होगा ना, तो हम लॉसेस को राइट ऑफ कर लेंगे। बोल रहे कीपिंग इन व्यू द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस वेदर दिस एक्शन इज जस्टिफाइड और नॉट। क्या ये सही है, क्या कंपनी ने जो सोचा है ये सही सोचा है कि गलत सोचा है, बोलो। गलत है, गलत है, ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा नहीं कर सकती कंपनी एज 12 के अकॉर्डिंग, तो हमें लिखना कैसे पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा, देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब तो बोलेगा नहीं कि ये एज 12 है क्या है, ऐसे बोलेगा कीपिंग इन व्यू रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दे दिया है, देखो क्या लिखा है, बोल रहा है कि एज पर पैरा 10, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो एज 12 ये याद होना चाहिए और उसका नाम याद होना चाहिए। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट आर ऑफ नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, अगर एज अ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन हमें कोई ग्रांट मिल रहा है दैट इज दे आर गिवन विद रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन अंडरटेकिंग और बाय ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इज टोटल कैपिटल आउटले, फॉर एग्जांपल सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम एंड नो रीपेमेंट इज ऑर्डिनरी expected in respect thereof the grant are treated as capital reserve। तो देखो मैंने भी यही वाला लिखवा है, तो ये सब ना कीवर्ड होता है, मैंने जो लिखवा है अगर कम से कम इतना याद रख लेते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि एज पर एज 12 अगर हमें अ, अगर हमें इस तरीके का कोई ग्रांट मिलता है, ये देखो एज पर एज 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट, ये देखो ये पूरा चीज मैंने जो लिखवा है वही है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो लैंग्वेज को यहाँ पर जोड़ दिया एज ए कैपिटल रिजर्व विच कैन बी नाइदर डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको हम लोग ना तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए डिविडेंड, ना तो इसे हम लोग डेफर्ड इनकम दिखा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम लोग इसको इनकम दिखा देंगे, तो गलत बोला। इन दिस गिवन केस द सब्सिडी रिसीव्ड इज नाइदर इन रिलेशन टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट नॉर इन रिलेशन टू रेवेन्यू। इससे ना तो हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीद सकते ना तो हम लोग इसे रेवेन्यू मान सकते। दस इट इज इनएप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज, मतलब रिकॉर्ड करना गवर्नमेंट ग्रांट इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जैसे मैंने बताया इन्होंने बोला ना रेवेन्यू दिखा देंगे, मतलब पीएल में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सिंस दे आर नॉट अर्न बट रिप्रेजेंट एन इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विदाउट रिलेटेड कॉस्ट। बोल रहा है
सिंस दे आर नॉट अर्न, बोल रहा है इसे हम लोग पीएल में क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये हम लोगों ने अर्न नहीं किया। रेवेन्यू नेचर का चीज वो होता है जो हम लोग अर्न करते हैं, बट रिप्रेजेंट एन इंसेंटिव, बट ये इंसेंटिव मिला है हमें, गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। तो कोई भी खर्चा हम लोगों ने इसके लिए नहीं किया, सब्सिडी है ना, विदाउट रिलेटेड कॉस्ट। द करेक्ट ट्रीटमेंट इज टू क्रेडिट द सब्सिडी टू कैपिटल रिजर्व। तो करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, हमें इसे कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करना चाहिए। देयर फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिजायर्ड बाय द कंपनी इज नॉट प्रॉपर। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो कंपनी ने किया है वो सही नहीं किया है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, इलास्ट्रेशन 6। यहाँ पर बोला है हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद एज 12। तो तुम लोग बताना। पहले बोला है 35 लाख रिसिप्ट फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी टू द एम्प्लॉइज, ठीक है। बोल रहा है कि 35 लाख लोकल अथॉरिटी से मिला है। तो मैंने जब लास्ट क्लास में गवर्नमेंट का डेफिनेशन लिखवाया था, वहां पर मैंने लोकल अथॉरिटी भी दिखाया था कि लोकल अथॉरिटी भी जो है वो हम लोग का, ये देखो, वेदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल, ये सब गवर्नमेंट जो है यहाँ पर एज 12 में गवर्नमेंट के डेफिनेशन में कवर होता है। तो लोकल अथॉरिटी से 35 लाख रिसीव हुआ है मेडिकल फैसिलिटीज के लिए अपने एम्प्लॉय लोगों को, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटी देती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है उसके लिए 35 लाख। तो बोल रहा है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए एज 12 के अकॉर्डिंग। तो बोलो ये कौन से वाले पॉइंट में जाएगा, यहाँ से देख के बता सकते हैं ना हम लोग। बोलो ये रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट है, रिलेटेड टू रेवेन्यू है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट है, कौन सा वाला होगा? कौन सा नहीं होगा? अगर दिमाग में वो भी चलाओगे तो जो लास्ट में बच जाएगा वही होगा। किस लिए ग्रांट मिला है? मेडिकल फैसिलिटी अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला मेरे से पैसा ले लो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने का। जितना भी तुम्हारा मेडिकल फैसिलिटी तुम प्रोवाइड करते हो मुझे वो नहीं पता, हम 35 लाख तुम्हें दे देंगे। तो ये कौन से वाले पॉइंट से मैच होता है? अच्छा, अब हम ऐसे पूछ लेते, चलो इससे मैच होता है, वन से मैच होता है, फिक्स्ड एसेट से मैच होता है, इतना तो दिमाग चलाओ अपना। मैम नहीं होता है, ठीक है। तो वही तो हम बोल रहे हैं, जो नहीं होता है उसका दिमाग चलाओगे तो जो होता है वो मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। वैसे तो देखो ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए, तुम लोग इतने बड़े हुए हो, लेकिन नहीं आ रहा है तो हम इसीलिए दूसरा वे बोल रहे हैं कि जो मैम नहीं है वो सोचोगे तो हो जाएगा। हाँ बोलो। मैम नंबर 2। नंबर 2 रिलेटेड टू रेवेन्यू, ठीक है। क्योंकि कोई अगर अपने एम्प्लॉय को जो है मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है तो वो उसका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो जाएगा ना, ठीक है। तो 35 लाख रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 35 lakh received from the local authority for providing medical facility to the employee is a grant received in nature of revenue grant। क्योंकि देखो ना तो ये मेरा फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए दिया गया, ना तो ये प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन तो जब बिजनेस स्टार्ट होगा तभी गवर्नमेंट जब पैसा लगाएगी हमारे बिजनेस में। ना तो ये नॉन मॉनिटरी ग्रांट है, मतलब पैसा नहीं मिला। पैसा मिला वो तो दिख ही रहा है 35 लाख, तो बचा तो एक ही, ठीक है। रेवेन्यू मतलब हमारे खर्चे को पे करने के लिए सरकार हमें पैसा दे रही है एज ए ग्रांट। सच ग्रांट्स आर जनरली प्रेजेंटेड एज ए क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये देखो लिखा हुआ है, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अदर इनकम दिखा सकते हैं। तो कहाँ दिखाएंगे? पीएल में, और डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंसेस। या फिर क्या लिखा हुआ है देखो, क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आइदर सेपरेटली और अंडर ए, सॉरी, और अंडर ए जनरल हेडिंग सच एज अदर इनकम। हम लोग इसको या तो अलग से दिखा सकते हैं या अदर इनकम के, मतलब देखो जो कंपनी का अकाउंट्स होता है उसमें जो हम लोगों का स्टेटमेंट ऑफ पीएल होता है उसमें हम लोग कैसे लिखते हैं? पहला वाला होता है हम लोग का उसे क्या बोलते हैं, सेल्स को बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद आता है अदर इनकम, ठीक है। तो हम लोग उसे अदर इनकम के हेड्स में दिखा सकते हैं, ठीक है, या फिर सेपरेटली ही दिखा सकते हैं। Alternatively, 35 lakh may be deducted in reporting the related expenses, that is employee benefit expenses। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 35 लाख को डिडक्ट करके दिखा सकते हैं इन रिपोर्टिंग द रिलेटेड एक्सपेंसेस, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस से हम लोग ये डिडक्ट करके दिखा सकते हैं। अब इसका मतलब भी हम समझा देते हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये वाला पॉइंट देखो। ये जो बोला है ना डिडक्ट करके दिखा सकते हैं, तो ये चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। रुको एक एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं।
एक मिनट। देखो, मिल गया मुझे एग्जाम्पल जो देना था। ये देखो, जैसे कि रेवेन्यू ग्रांट है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो लेबर वेलफेयर के लिए मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होता है। हम इसी पे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एबीसी लिमिटेड जो है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड ने मेडिकल फैसिलिटीज मान लो 15 लाख का। एबीसी लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर साल पर एनम 15 लाख करके मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय को। और गवर्नमेंट ने बोला हम आप लोगों को ग्रांट देते हैं, कितने का? बोल रहे 5 लाख पर एनम का ग्रांट दे देंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब इसे हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? इसे हम लोग दो तरीके से दिखा सकते हैं। कैसा ट्रीटमेंट होगा? अगर हम लोग इसको अदर इनकम ऐसे दिखा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखो कंपनी अकाउंट का फॉर्मेट नहीं किया, नॉर्मल पीएल करके समझाते हैं हम लोग। इसे बाई इनकम बोल के, गवर्नमेंट ग्रांट बोल के यहाँ पर दिखा सकते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं टू एक्सपेंस मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज टू एम्प्लॉय, ME लिख दिया, ठीक है। हर साल कितना खर्चा होता है? 15 लाख करके। और हम लोग को कितना इनकम मिल रहा है? इसके अगेंस्ट में 5 लाख मिल रहा है। एक तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। दूसरा हमारे पास और एक ऑप्शन है, पीएल में ही हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, टू एक्सपेंसेस ऑफ मेडिकल बेनिफिट टू एम्प्लॉइज। यहाँ पर हो जाएगा 15 लाख, लेस कर दिया यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट का फैसिलिटी जो मिला है 5 लाख एक साल का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 लाख, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके दिखा सकते हैं, या तो एक साइड इनकम एक साइड एक्सपेंसेस, या फिर रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस से लेस करके दिखा सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर बोला है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बोला है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रांट आर जनरली प्रेजेंटेड एज ए क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्रेडिट कर सकते हैं। ये देखो क्रेडिट साइड में 5 लाख दिखा दिया है। आइदर सेपरेटली, या तो सेपरेटली दिखा सकते हैं, या अंडर ए जनरल हेडिंग सच एज अदर इनकम, अदर इनकम के अंडर दिखा सकते हैं, या जनरल उसका नाम लिख के भी हम लोग दिखा सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली इसके अलावा 35 लाख मे बी डिडक्टेड इन रिपोर्टिंग द रिलेटेड एक्सपेंसेस, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस से हम लोग वो लेस करके भी दिखा सकते हैं। तो ये बात बोला गया है वहां पर, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है ये इस तरीके से बोला गया। अच्छा, ये बता ही रहे तो और एक थोड़ा सा इस पे पॉइंट एक्स्ट्रा बता देते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज will be प्रोवाइडेड फॉर, मान लो 5 इयर्स। गवर्नमेंट ने बोला हम लोग ऐसे 5 साल ग्रांट दे देंगे 5 इयर्स के लिए, ठीक है। तो फिर कितना टोटल ग्रांट मिलेगा? 5 लाख रुपए करके 5 साल मिलेगा, तो 25 लाख मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग मतलब कंपनी अगर ऐसा सोचती है कि हम एक काम करेंगे, हम पीएल में ये पूरा का पूरा 25 लाख इनकम दिखा देंगे जो मुझे 5 साल में मिलने वाला है, और इधर हम पूरा का पूरा एक्सपेंसेस 5 साल का रिकॉर्ड कर लेंगे, 15 लाख करके 5 साल का हो जाएगा 75 लाख, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि हमारा पीएल जो है कैसे बनता है, हमारा पीएल जो है एक अकाउंटिंग ईयर के लिए बनता है, तो पूरे साल भर का हम लोग नहीं दिखा सकते। तो फिर कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे दिखाना चाहिए जैसे दिखा रखा है। मतलब सीधा बात है, अगर मुझे यहाँ दिखाना ही है तो एक्सपेंसेस के नाम पे हम 15 लाख दिखा सकते हैं, और इनकम के नाम पे हम यहाँ पर सिर्फ 5 लाख दिखा सकते हैं। मतलब एक साल का ही डेटा हमें दिखाना अलाउड होता है। हम लोगों को पता भले ही है कि मेरा ये खर्चा ये इनकम है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं दिखा सकते। या फिर ऐसे दिखा सकते हैं, टू एक्सपेंसेस हम लोगों का। अच्छा, ये तो पता ही, ये दोनों तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। अब बैलेंस शीट भी बता देते हैं। देखो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं दिखा सकते, आइदर इस तरीके से दिखा सकते हैं या फिर इस तरीके से दिखा सकते हैं। और हमारे बैलेंस शीट में ये चीज कैसे दिखेगा वो हम बताते हैं। देखो बैलेंस शीट में कुछ ऐसा दिखेगा,
बैलेंस शीट में ग्रांट मिला है तो ग्रांट तो मेरा लाइबिलिटी है ना, क्योंकि ग्रांट तो मुझे क्या करना है, खर्च करना है जिस पर्पस के लिए दिया गया, नहीं तो गवर्नमेंट वापस मांग लेगी। यहाँ से हम लोगों ने कितना यूज किया है, पहले साल 5 लाख यूज किया, तो अब यहाँ पर कितना पड़ा है, 20 लाख। अब मान लो कि किसी कारण इस ग्रांट को रिफंड करना पड़ा। कारण क्या होता है, अगर जो जिनको ग्रांट मिला है वो अगर उनके कंडीशन के साथ एट पर नहीं होता है तो गवर्नमेंट बोल सकता है कि मैंने जिस कंडीशन के लिए आपको ग्रांट दिया था आप तो वो फुलफिल नहीं कर रहे, तो ग्रांट रिफंड कीजिए। तो अब मान लो कि गवर्नमेंट ने बोला कि रिफंड कर दो, रिफंड आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, रिफंड आफ्टर 1 ईयर। और मान लो बोला कि फुल अमाउंट रिफंड कर दो, मतलब 25 लाख का 25 लाख ही रिफंड कर दो। गवर्नमेंट ने कितना ग्रांट दिया था, 5 लाख पर एनम करके उन्होंने 5 साल के लिए मान लो 25 लाख दे दिया था, ठीक है। जैसे मैंने ये सेकंड वाला क्वेश्चन दिखाया कि 25 लाख दे दिया था, जिसमें से हम लोगों ने 5 लाख यूज कर लिया, 20 लाख पड़ा हुआ है। अब हम लोगों ने कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो बोला फुल अमाउंट रिफंड कर दो। तो रिफंड करने से एंट्री कैसे होगा, पहला बात है पैसा जाएगा टू बैंक 25 लाख, ठीक है। अब बाकी ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो हमारे पास ग्रांट में ही ऑलरेडी 20 लाख पड़ा हुआ है उनका दिया हुआ, तो पहले तो हम लोग वो रिटर्न करेंगे, तो 20 लाख यहाँ पर लिखेंगे। तो 20 लाख को हम लोग क्या लिखेंगे, डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जो 5 लाख का कमी हो रहा है वो अपने पीएल से देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगा। तो बाय चांस अगर इस तरीके से हमसे ग्रांट वापस मांगा जाता है क्योंकि हम लोगों ने कोई कंडीशन तोड़ दिया है, नहीं किया, नहीं माना, तो फिर ऐसे करके रेवेन्यू वाले ग्रांट में ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि देखो हम यहाँ पर दिखाते, मैंने लिख रखा है कि अगर रेवेन्यू ग्रांट जो है रिफंड करना पड़ा तो बोला है फर्स्ट यूटिलाइज अनएमोटाइज डेफर्ड क्रेडिट, जो अनएमोटाइज अमाउंट पड़ा हुआ है पहले वो यूज करो, अगर और भी जरूरत है एक्सेस देन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बाकी अमाउंट पीएल में हमें चार्ज करना चाहिए। तो मैंने भी वही दिखा दिया है, ये देखो कि 20 लाख हमारे पास पड़ा हुआ था तो 20 लाख उनका पैसा उनको दे देंगे, ठीक है। 5 लाख जो हम लोगों ने खर्च कर लिया तो वो अपने बिजनेस से देना पड़ेगा, तो हमारे लिए लॉस है, टू बैंक बोल के 25 लाख दिखाएंगे। तो इसी को बोलते हैं कि पहले जो अमाउंट क्रेडिट पड़ा हुआ है वो यूज करेंगे, फिर अनएमोटाइज्ड अमाउंट, ये अनएमोटाइज्ड है, ठीक है, एमोटाइज 5 लाख, अनएमोटाइज्ड अमाउंट रिटर्न करने के लिए रेडी हो जाएंगे कि भाई इतना पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है ये दे देते हैं, और बाकी अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट से देना है तो पीएल मेरा डेबिट हो जाएगा, टू बैंक 25 लाख हो जाएगा, ठीक है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो फिर बोला है 35 लाख may be deducted in reporting the related expenses that is employee benefit expenses। तो यहाँ पर रिफंड का बात नहीं था, यहाँ पर बस ये बोला था कि हम लोगों को जो 35 लाख रुपए मिला है लोकल अथॉरिटी से, इसका ट्रीटमेंट एज 12 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ये एक रेवेन्यू ग्रांट है तो इसको हम लोग सेपरेटली अदर इनकम के हेडिंग में दिखा सकते हैं, या फिर इसको सेपरेटली दिखा सकते हैं कि ये हमारा इनकम है पीएल स्टेटमेंट में, या फिर 35 लाख को डिडक्ट करके दिखा सकते हैं रिलेटेड एक्सपेंसेस से, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के नाम से, मतलब जो भी एक्सपेंसेस यहाँ पर होगा उससे हम लोग लेस करके दिखा सकते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, वो भी हम एक बार समझाएंगे। ये देखो हम लोग का एक क्वेश्चन था ना जहां पर बोला था कि सैलरी से लेस करके दिखाओ, और एक देखो वो वाला, तब मैंने ये एग्जांपल नहीं लिया था, तो एक बार जस्ट यहीं से समझा देते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट था इलास्ट्रेशन 4, इसमें एक बार आते हैं, देखो एक बार इलास्ट्रेशन 4 में आ जाओ। देखो यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर बोला था कि एक्स लिमिटेड एक चैरिटेबल हॉस्पिटल रन करवाता है, ये सैलरी देता है डॉक्टर को, स्टाफ को 30 लाख पर एनम एज सपोर्ट, लोकल गवर्नमेंट ग्रांट ने ग्रांट दिया है लमसम पेमेंट ऑफ 90 लाख टू मीट द सैलरी एक्सपेंसेस फॉर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो गवर्नमेंट ने टोटल 90 लाख दे दिया, 5 साल तक इस ग्रांट को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल के लिए इन्होंने खर्चा पे करने के लिए हमें 90 लाख दिया। हाँ भले ही हमारा खर्चा ज्यादा है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आया वही लेंगे ना। अब हम लोग तो ये नहीं बोल सकते कि हमारा हर साल 30 लाख का है तो हमें 150 लाख ही दे दो, ऐसा तो नहीं बोल सकते। 5 साल के लिए उन्होंने जो दिया वही हमें लेना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी for first year of the grant and present in the statement of profit and loss when grant is shown separately as other income। separately as other income मतलब अभी जो मैंने बताया ना यहाँ पर separately as other income का मतलब ये वाला बात हो रहा है, ये ठीक है। अगर ऐसे दिखाते हैं तो क्या एंट्री होगा, ठीक है। और बोला था कि डिडक्ट अगेंस्ट सैलरी कॉस्ट, अगर ऐसे दिखाते हैं तो क्या एंट्री होगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर वही दिखाया है। तो देखो सबसे पहले हमें बोला है कि अगर हम लोग सेपरेटली अदर इनकम दिखाते हैं तो पैसे पहले ग्रांट रिसीव किया, बैंक टू डेफर्ड इनकम बोल के दिखा दिया 90 लाख, फिर सैलरी एक्सपेंसेस टू बैंक, सैलरी का खर्चा पे किया, फिर उस इनकम को अदर इनकम बोल के रिकॉर्ड किया, ठीक है। डेफर्ड इनकम
टू अदर इनकम। देखो डेफर्ड इनकम टू अदर इनकम, यहाँ पर भी तो वही हो रहा है ना, अदर इनकम बोल के जा रहा है, तो ये अदर इनकम टू पीएल है। हम लोग चाहे तो लास्ट में इसे लिख सकते हैं अदर इनकम टू पीएल। इसमें चाहे तो मैंने बोला भी था लास्ट क्लास में, तुम लोग चाहो तो इसमें और भी एक एंट्री कर सकते हो, अदर इनकम टू पीएल बोल के दिखा सकते हो। 18 लाख 18 लाख ये चाहो तो दिखा सकते हो, अदरवाइज नहीं भी दिखा सकते हो। तो ये वाला पहले देखो, हम लोगों ने ग्रांट रिसीव किया, तुम लोग डेफर्ड इनकम की जगह गवर्नमेंट ग्रांट भी लिख सकते हो। मैं पहले ग्रांट रिसीव किया, फिर ये सैलरी वाला खर्चा पे किया उसमें से, फिर जब यहाँ से राइट ऑफ कितना कर सकते हैं, 30 लाख का खर्चा भले ही है लेकिन हम लोग 18 लाख राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ग्रांट से 18 लाख चला जाएगा और वो अदर इनकम बोल के रिकॉर्ड करेंगे, अदर इनकम पीएल में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ये वो वाला पॉइंट हो गया। और अगर हम लोग सैलरी कॉस्ट से लेस करते हैं तब क्या होगा, पहले सेम वही ग्रांट रिसीव करेंगे तो बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट भी लिख सकते हो डेफर्ड इनकम की जगह। फिर हम लोग सैलरी के खर्चे से लेस करके दिखाएंगे, मतलब ये वाला ट्रीटमेंट, ये देखो ये वाला ट्रीटमेंट दिखाएंगे, सैलरी के खर्चे से लेस करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर भी वही हुआ, सैलरी का खर्चा 30 लाख, हम लोग कितना इनकम ले रहे हैं 18 लाख पर एनम, तो हम लोग का सैलरी का खर्चा कम होके 12 लाख हो जाएगा। ये देखो जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, ये देखो 10 लाख दिख रहा है बट यहाँ पर तो 15 लाख ही दिख रहा है, बात एक ही है बट ट्रीटमेंट का फर्क होता है। तो ये देखो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी टू बैंक बोल के 12 लाख। अब ये वाला कहाँ से हम लोग राइट ऑफ करेंगे, कर रहे हैं अपने डेफर्ड इनकम से, तो डेफर्ड इनकम टू सैलरी ये वाला हो जाएगा, डेफर्ड इनकम टू सैलरी 18 लाख हो जाएगा। अब इसको भी चाहे तो हम लोग पीएल में बाद में दिखा सकते हैं, ऐसे करके सैलरी टू पीएल चाहो तो ये दिखा सकते हैं, 18 लाख ऐसे करके हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये चाहो तो सॉरी 18 नहीं, ये 12 लाख होगा, ये 12 लाख होगा, लेस करके जो आ रहा है वही तो हमें पीएल में दिखेगा ना। और ये वाला हम लोगों ने क्या एंट्री किया कि ग्रांट का वैल्यू कितने से कम हुआ, 90 लाख से 18 लाख यूज हुआ, क्यों कम हुआ, बिकॉज ऑफ सैलरी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट फोर्थ वाला, ठीक है, एक बार मैंने वो इसके साथ जो है मैच करके बता दिया कि कैसे इसका मतलब क्या था। अच्छा, अब सिक्स्थ में सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि 100 lakh received a subsidy from central government for setting up a unit in notified backward area. The subsidy is in nature of दो बार हो गया है, nature of promoters contribution। तो ये तो हमें बता ही दिया है कि ये सब्सिडी प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के नेचर का है। बात तो सही है कि 100 लाख हमें मिला है सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप, बिजनेस सेटअप कर रहे थे तभी हमें मिला था बैकवर्ड एरिया में, तो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के तौर पे मिला है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, AS 12 के अकॉर्डिंग। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, अभी अभी मैंने बोला कि ये कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर वही चीज बोला है लेकिन तुम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट आर इन नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, पूरा लिखना पड़ेगा जो मैंने आज लिखा है। दैट इज दे आर गिवन विद रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन अंडरटेकिंग और बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हिज टोटल कैपिटल आउटले एंड नो रीपेमेंट इज ऑर्डिनरीली एक्सपेक्टेड इन रेस्पेक्ट देयरऑफ। The grant is treated as capital reserve which can be neither distributed as dividend nor considered as deferred income। ये इतना तो हमें लिखना ही पड़ेगा। In the given case उसके बाद the subsidy received from central government for setting up a unit in notified backward area is neither in relation to specific fixed asset nor relation to revenue। ना तो ये fixed asset से related है ना तो revenue से related है, तो फिर 100 लाख हम लोग कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के नेचर से हमें मिला है। ठीक है, तो बोलो ये समझ में आ गया थियोरेटिकल क्वेश्चन कैसे लिखना है और इसका आंसर भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 इलस्ट्रेशन 6। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम लोग का इलस्ट्रेशन 5 भी हो गया और इलस्ट्रेशन 6 भी हो गया है ना। 5 भी किया हम लोगों ने, 5 6 दोनों हो गया, ठीक बोल रहे हैं तुम? हाँ 5 6 दोनों हो गया। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 7 8 9 कर लिया था। ठीक है, 7 कर लिया था, 8 भी कर लिया था, 9 पे एक कंफ्यूजन था ना कि ये डेप्रिसिएशन फॉर 2004, वो हम बता देते हैं। देखो वो यहाँ पर जो है लैंग्वेज थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है, ये रहा 9 पर, ये हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर बोला था कि
On 1/4/2001, ABC Limited received a grant of 300 lakh from for acquisition of machinery costing 1500 lakh. 1500 lakh का मशीन एक्वायर किया है और 300 lakh का ग्रांट मिला है. द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट. बोला है कॉस्ट ऑफ एसेट में ग्रांट को क्रेडिट करना है. तो इसका मतलब हम लोग के हिसाब से क्या था, मेथड 1. ठीक है, क्योंकि जब बोल रहा है ग्रांट को क्रेडिट कर देना है, जैसे ग्रांट रिसीव होने से हम लोग करेंगे बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट. ठीक है, और जब ग्रांट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे फिक्स्ड एसेट में, मतलब देखो जब हमें फिक्स्ड एसेट खरीदना है तो यहाँ पर बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट कितना होगा, 300. ठीक है, और फिक्स्ड एसेट कितने का खरीद रहे हैं, 1500 टू बैंक. ठीक है, 1500 लाख. फिर उसके बाद हमें एक रिवर्स एंट्री देना पड़ेगा. वो क्या हो जाएगा, रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कितने से कम हो जाएगा, 300 रुपए से कम हो जाएगा. ठीक है, और गवर्नमेंट ग्रांट को हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा. तो द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. द लाइफ ऑफ मशीन 5 years. द मशीन इज depreciated 20% on WDV basis. The company had to refund the grant in May 2004 due to non-fulfillment of the certain कंडीशन. ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखो यहाँ पर ग्रांट कब मिला था, 1 में. तो हम लोगों को कैसे करके डिप्रिशिएशन लगाना था, ये देखो x0 से x1, फिर x1 से x2, फिर x2 से x3. फिर ये कंफ्यूजन मुझे लग रहा था ना कि x4 का होगा नहीं होगा, तो देखो मैंने यहाँ 4 साल का लगवा दिया था. ये देखो पहले ग्रांट रिसीव हुआ, फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल. 3 साल तक हम लोगों ने डिप्रिशिएशन चार्ज किया, 3 साल तक. हाँ ये देखो 0 से, सॉरी ये 0 नहीं होगा ना, मैंने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया. x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, इतना मैंने बोला था. अब यहाँ पर x2 में लगा, x3 में लगा, x4 में लगा. अब एक कंफ्यूजन था यहाँ पर, बोला था ना कि एज्यूमिंग दैट द कंपनी डिड नॉट चार्ज एनी डेप्रिशिएशन फॉर 2004. ठीक है, अब ये ईयर देखो अप्रैल टू मार्च वाला है, तो अप्रैल टू मार्च मतलब 2001 बोलने से 1 to 2. ठीक है, फिर 2 to 3, 3 to 4, और 4 मतलब 4 to 5 का बात हो रहा है. ठीक है, ये वाला. अब बोल रहा है कि एजम्पशन करेंगे कि डेप्रिशिएशन अगर चार्ज नहीं हो रहा है 2004 में, मतलब 4-5 का बात है, तो क्या होगा. तो वही मैंने करके दिखा है. बट यहाँ पर हम एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहेंगे. ये बोलेंगे कि देखो यहाँ पर बोला है कि मई में हम लोगों ने ये जो है फंड को रिटर्न करने के लिए हमें बोला गया है. ठीक है, अब मई का कब रिटर्न करने के लिए बोला है ये हमें नहीं पता. अब मान लो कि मई का हमें 1 तारीख को रिटर्न करने के लिए बोला है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर 31 मई को रिटर्न करने के लिए बोला है तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए. मतलब ये वाला पॉइंट अगर क्वेश्चन में नहीं रहता कि हमें डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं करना, ये तो आसान कर दिया है क्वेश्चन को कि अगर 2004 में मतलब 4-5 में अगर किसी तरीके का डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा देन आंसर क्या होगा, तब तो बहुत ही आसान है. जो मैंने यहाँ पर हम लोगों ने निकाल के देखा कि अगर 2004 में किसी तरीके का डेप्रिशिएशन लगेगा ही नहीं तो 3 साल पूरा पूरा डेप्रिशिएशन लग जाएगा. लेकिन बात ये है कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके का थोड़ा मॉडिफिकेशन दे दे ये लोग कि मान लो कि 2004 में भी डिप्रिशिएशन देना है, मतलब ये वाला पॉइंट नहीं है. ठीक है, और रिफंड हमें करना है मई को. अब मई के कौन से तारीख को ये नहीं बोला है, तो मैंने एजम्पशन बोला कि एक बार मान लो कि 1 मई को रिफंड करे, एक बार मान लो कि 31 मई को रिटर्न कर रहे, तो उस केस में हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम बताना चाहते हैं एडिशन के तौर पे. ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं. ये देखो यहाँ पर हम इलास्ट्रेशन 9 को थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं. तो हम लोग का लास्ट जो एसेट का वैल्यू है 1/4/2004 को कितना आ रहा है, देखो 614.40 लाख. ठीक है, और अब अगर हमारा ये जो रिफंड है वो मान लो 1 तारीख को हो रहा है. ठीक है, मार्च के बाद 1 मई को हो रहा है, तो कितने दिन का डिप्रिशिएशन लगेगा अगर रिफंड 1 तारीख को हो रहा है. ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, रिफंड ऑन 1 मई और डिप्रिशिएशन लगाने मना नहीं किया है, तो हम लोग का इसके बाद डिप्रिशिएशन कितने टाइम का लगेगा, कितने महीने का लगेगा. 31 मार्च 2004 तक डिप्रिशिएशन लग चुका है. इसके बाद मान लो 1 मई को अगर रिफंड का बात आ रहा है तो फिर कितने टाइम का डिप्रिशिएशन लगेगा, अप्रैल से लेके 1 मई तक कितना समय होता है, उतने का ही लगेगा. बोलो कितना समय होता है, 1 month. 1 मंथ का लगेगा. ठीक है, और रेट वही है. ये जस्ट हम थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं ताकि अगर ऐसा आए तो कर सकते हो. तो कितना आएगा ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ. ये वैल्यू हमें WDV मेथड से बोला था, तो 614.40 लाख इंटू 20% इंटू 1/12, तो कितने रुपए का डिप्रिशिएशन लग जाएगा.
कैलकुलेट करो, पता चल जाएगा। मैम 10.24। 10.24 तो माइनस करने से कितना आएगा? 604.16। अब रिफंड कर रहे हैं 1 तारीख के बाद, तो रिफंड अमाउंट कितना होगा? फुल बोला था, कुछ नहीं बोलने से फुल, तो 300, तो टोटल हो जाएगा 904.16। तो एसेट का वैल्यू इतना हो गया। अब नेक्स्ट ईयर जब हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे 4/5 का, ठीक है, ये वाला, ये 4/5 का जब हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? तो 1 मई में हम लोगों ने रिफंड किया, तो हमारे एसेट का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया? 904.16। तो अब जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो अब कितने मंथ का लगेगा और कितना लगेगा? लगेगा तो वही 20% करके, कितने वैल्यू पे? इस पे लगेगा, लेकिन कितने मंथ का लगेगा? मई के बाद से लेके पूरे मार्च तक, एंड तक, बोलो कितने महीने का लगेगा? ये तो मैम मई 11 तक मंथ। लग गया, 11 मंथ्स का। तो अब 11 मंथ्स का कैलकुलेट करो। बोलो कितना हो रहा है? मैम 165.76। ठीक है, तो अब ये माइनस करने से जितना भी आएगा, देखो कितना आ रहा है? 738.4। जीरो, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि 2004-5 का टोटल डेप्रिसिएशन बताओ, तो 4/5 का डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो 4/5 में कितना डेप्रिसिएशन लगा? ये 1 मंथ में लगा है 10.24, और ये 11 मंथ्स में लगा है 165.76। तो टोटल कितना आ जाएगा? 160, 176। 176, ठीक है। ऐसा पूछ सकता है, ऐसा पूछा गया तो मैंने बोला, समझ में आया? मैंने जो पॉइंट को थोड़ा सा अपने हिसाब से बोला कि ऐसा हमें पूछ सकता है, तो समझ में आया हम क्या इसमें एक्स्ट्रा दिखाएं, ठीक है, कि अगर हमें यहाँ पर डेट बता दे कि इतने तारीख को रिफंड हो रहा है, तो हमें ऐसा करना पड़ सकता है। बट इस क्वेश्चन में बोला कि 2004 के लिए मत लगाओ। अब यहाँ लैंग्वेज थोड़ा ऐसे दे दिया है, 4 का मतलब 4/5 का बात कर रहा है। अब अगर मान लो 31 मई को हम लोग रिफंड कर रहे होते, इसके जगह मान लो रिफंड ऐसा होता फॉर 31 मई, ठीक है, करना नहीं पड़ेगा, तब मुझे बोलो कि कितना डिप्रिशिएशन लगता पहले, रिफंड के पहले तक कितना डिप्रिशिएशन लगता, आफ्टर रिफंड कितना लगता? तो वैल्यू तो यही रहता 614.40। तो यहाँ डिप्रिशिएशन कितने टाइम का लगता? 31 मई होने से मार्च तक लग चुका है, पिछले साल का। उसके बाद ये जैसे 1 मंथ हुआ, वो कितना होगा? मैम 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। हम यहाँ पर जस्ट ऐसे लिख रहे हैं, फिर एक वैल्यू आएगा, फिर उसमें हम लोग रिफंड का 300 ऐड कर देंगे, फिर एक वैल्यू आएगा, फिर जब नेक्स्ट डिप्रिशिएशन लगेगा, बोलो कितने मंथ का लगेगा इसके बाद उस साल में, क्योंकि एसेट थोड़ी ना 10 बेचना है। मंथ। 10 मंथ्स का लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ वैल्यू आ जाएगा, फिर अगर पूछेगा कि कितना डिप्रिशिएशन लगा 4/5 में, तो फिर ये वाला और ये वाला ऐड करके बताना है। बोलो समझ में आया? क्वेश्चन अगर इस तरीके से दे दे तो क्या करना है? यस मैम। ठीक है, तो ये 9th वाला, चलो ये मुझे लगा थोड़ा सा बताना चाहिए एक्स्ट्रा। और ये वाला जो है एज्यूमिंग वाला, वो पॉइंट तो बताना ही था, रह गया था कि ये वाला यहाँ पर बोला है 4 का, तो 4 का लग रहा तो है, बट इन्होंने क्यों बोला है, ये थोड़ा कंफ्यूजन था हमें। तो ये एक्चुअली 4/5 का बात कर रहा है, यहाँ पर देने का तरीका इस तरीके से। तो इलास्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो चुका हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, ठीक है। 10 में क्या बोला है? ए लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर 40 लाख, यूजफुल लाइफ 4 years एंड रेसिडुअल वैल्यू 8 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट इज 16 लाख, सो द जर्नल एंट्री टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट इन द 3rd year एंड द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। बोला है सिर्फ रिफंड का जर्नल एंट्री पास करने के लिए 3rd year में रिफंड करना पड़ रहा है, और वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना होगा वो भी बताना है। इफ द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट, ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, ये दोनों ट्रीटमेंट हमें बताना है। तो मुझे सिर्फ रिफंड का ही एंट्री करने बोला है, लेकिन हम ना इसका पूरा कैलकुलेशन करके दिखा देंगे, मतलब पूरा एकदम स्टार्टिंग से, परचेज से लेके एंड तक, ताकि अगर कभी ऐसा पूरा करने बोले तो हम लोग कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट, तो बोलो ये मेथड 1 है कि मेथड 2 है, क्योंकि ये तो देखो हमारे पहले नंबर पॉइंट को ही मैच कर रहा है ना कि स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट। बट ये मेथड 1 है, मेथड 2 है, या फिर ये मेथड 1 मेथड 2 में से कौन सा क्या है वो बताओ।
भूल गए? मेथड 1 मेथड 2 क्या करना है? भूल गए हो तो देख के ही बताओ। मेथड 1 में ग्रांट का वैल्यू डिडक्ट होता है। अभी भी नहीं पढ़ रहे हो? एग्जाम तो आ गया। डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट मेथड 2 होने से डेफर्ड इनकम दिखाते। बोलो कौन सा पॉइंट क्या मेथड को डिनोट कर रहा है? मैम 1 वाला मेथड 1 है। और ये वाला मेथड 2 है। सही। चलो अब यहाँ पर हम लोग वैसे पूरा नहीं करने बोला है, लेकिन हम लोग पूरा करेंगे। इफ द ग्रांट इज credited to fixed asset, मेथड 1 इसका मतलब। अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डेट तो कुछ नहीं दिया है, हम एक एक करके जर्नल एंट्री बता रहे। सबसे पहले परचेज हुआ है मशीन 40 लाख का, तो हम लोग लिखेंगे मशीन टू बैंक। एग्जाम में कितना लिख के आना है वो भी हम बता देंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद ग्रांट मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, जी जी लिख दिया, ठीक है गवर्नमेंट। तो कितने का ग्रांट मिला है? 16 लाख। अब एसेट के वैल्यू को ग्रांट के वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा, तो फिर 40 लाख माइनस 16 लाख होना चाहिए। तो उसके लिए एंट्री क्या होगा? रिवर्स एंट्री होगा। गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, ये पैसा को पूरा ट्रांसफर कर देंगे, मशीन में क्रेडिट कर देंगे टू मशीन 16 लाख, ठीक है। ये मशीन में हम लोगों ने इस पैसे को क्रेडिट कर दिया। अच्छा अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितने, यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और स्क्रैप। तो इस क्वेश्चन में स्क्रैप हमें कुछ नहीं दिया है, ठीक है। हाँ दिया है 8 लाख और 4 साल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर कॉस्ट कितना होगा? 40 लाख माइनस 16 लाख करने के बाद जितना बचेगा, तो बोलो 40 लाख माइनस 16 लाख कितना होता है? 24। 24। तो 24 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, तो डिप्रिसिएशन कितना लगेगा? 4 लाख। 4 लाख, ठीक है। तो ये डिप्रिसिएशन टू मशीन हो गया 4 लाख, पीएल टू डिप्रिसिएशन ये हो गया 4 लाख। ये फर्स्ट ईयर का एंट्री हो, ठीक है। अच्छा अब सेकेंड ईयर का एंट्री करेंगे, तो सेकेंड ईयर का क्या एंट्री होगा? ये डिप्रिसिएशन और पीएल ईयर 2, ठीक है। तो देखो क्योंकि हमें रिफंड थर्ड ईयर को करने बोला है, तो अभी सेकेंड ईयर में हमारा एंट्री जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो ऐसे हो जाएगा डिप्रिसिएशन टू मशीन कितना होगा बोलो? एसएलएम मेथड हो गया ना ये ऑटोमेटिकली, तो कितना होगा? भाई 4 लाख ही होगा। डिप्रिसिएशन पीएल टू डिप्रिसिएशन 4 लाख, ठीक है। अच्छा अब ईयर 3 में हम लोग को बोला है रिफंड करने के लिए। रिफंड का कुछ नहीं बोला है, तो लास्ट क्लास में लिखाया था, तो पूरा रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा कितना है? 16 लाख। 16 लाख रिफंड करेंगे, तो मेथड 1 हमें क्या बोलता है? रिफंड करने पे क्या होना चाहिए? एसेट का कॉस्ट बढ़ जाएगा जितने से कम किया था। तो हम लोगों ने 16 लाख से कम किया था, तो अभी पैसा 16 लाख हमें रिफंड करना है, तो टू बैंक हो जाएगा 16 लाख, ठीक है। और डेबिट क्या हो जाएगा? मशीन, क्योंकि मशीन का वैल्यू बढ़ जाएगा हमारे हिसाब से, तो हम लोगों ने कम कर दिया था 16 लाख से, अब 16 लाख हमें ही भरना है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम लोग को सिर्फ इतना एंट्री करने के लिए बोला है और कुछ नहीं बोला है। लेकिन हम इसके आगे का दिखाए या इसके बाद का भी दिखाने वाले, ठीक है। ये ग्रांट रिफंड हो गया, ये हमारा मेन आंसर है, बीइंग ग्रांट रिफंड, ठीक है। अब रिफंड होने के बाद जब डिप्रिसिएशन लगेगा थर्ड ईयर में, तो डिप्रिसिएशन कितना होगा ये बता? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन और इसके बाद पीएल टू डिप्रिसिएशन। बोलो कितना डिप्रिसिएशन लगेगा? मशीन का कॉस्ट कितना हुआ था? 24 लाख, लेकिन रिफंड के बाद मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? कितने से बढ़ गया? 16 लाख। ये सब लास्ट क्लास में किया था।
और स्क्रैप वैल्यू तो वही है जो दिख रहा है, वो है हम लोग का 8 लाख। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अब कितना रहेगा? बोलो। मैम एक 1। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हम लोग थर्ड ईयर में रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन थर्ड ईयर के मतलब 2 साल नहीं, 4 साल था ना इसका पूरा लाइफ, तो उसमें से 2 साल चला गया, तो और कितना बचा हुआ? 1 तो नहीं रहेगा ना, देखो। 2 साल डिप्रिशिएशन होने के बाद थर्ड ईयर में हम लोग उसका लाइफ ढूंढ रहे हैं, तो उसका 4 साल लाइफ था, ऑलरेडी 2 साल डिप्रिशिएशन लग गया, अब कितना बचेगा? 2। तो कितना आ रहा है बोलो डिप्रिशिएशन? 30 - 8 कितना हो जाएगा? 30 ना कितना हो रहा है? मैम 32/2 16। 16 आ रहा है। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन आ गया हम लोग का 16 लाख करके। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 24 होगा, 24 लाख होगा। कौन सा? ये 24 लाख प्लस 16 जो लिखा है। हाँ, तो ये 24 मतलब ऐसे हुआ ना, देखो पहले कॉस्ट कितना हुआ था हमारे एसेट का? 40 लाख। हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं 16 लाख कम होने के बाद कितना हुआ था? 24 लाख। इस हालत में हम लोगों ने 2 बार डिप्रिशिएशन चार्ज किया, तो कितना किया? एक बार 4 लाख, फिर डिप्रिशिएशन चार्ज किया कितना बोलो? ईयर 2 में 4 लाख, तो कितना 4 लाख। वैल्यू बचा? 16 लाख। अच्छा, Yes, अब ma'am. इसमें हम लोगों ने रिफंड किया फिर से कितना? 16 लाख। तो एसेट का वैल्यू कितना हो गया? अच्छा 32 लाख होगा, तो मैंने यहाँ पर 24 लिख दिया, 16 बचेगा ना ये वाला डिप्रिशिएशन होने के बाद, मैंने वो काउंट नहीं किया, सॉरी। 16 लाख और ये 16 लाख रिफंड का। हाँ, ये देखो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ये बुक वैल्यू बचा, फिर ये ऐड हुआ, तो ये हो गया न्यू बुक वैल्यू आफ्टर रिफंड। ठीक है, अब ठीक है, वो गलत हुआ था, अब समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, वो मैंने 24 वो स्टार्टिंग का लिख दिया था, 2 बार का डिप्रिशिएशन हटाना था ना, 24 - 8 करना था, तो अब कितना होगा एक बार बताओ? 32 - 8 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा हो रहा है ये वाला। 12 लाख मैम। अच्छा, तो 12 लाख करके आ जाएगा यहाँ पे, 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख। ठीक है, तो ये जस्ट समझाने के लिए कि अगर हमें क्वेश्चन जो है बड़ा सा दे दे, मतलब पूरा करने बोले, तो हम लोग इस तरीके से करके आएंगे। अच्छा, फिर सेकंड वाला पॉइंट, इफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड ग्रांट। ठीक है, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अगर हम लोग डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में दिखा रहे हैं, तो ईयर 1 में क्या एंट्री होगा? तो सबसे पहले तो मशीन खरीदने का एंट्री नॉर्मल जैसा होना चाहिए वैसे ही होगा, मशीन टू बैंक 40 लाख, 40 लाख। फिर उसके बाद ग्रांट रिसिप्ट करेंगे बैंक टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, डीजीजी लिख दिया है मैंने शॉर्ट में, 16 लाख, 16 लाख। अब ये पैसा लेकिन हमें माइनस करके नहीं दिखाना है मशीन से, ठीक है? इसके बाद सीधा डिप्रिशिएशन लगाएंगे, यहाँ पर इसे डेफर्ड ग्रांट दिखा दिया, अब डिप्रिशिएशन लगाएंगे। डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, बोलो कितना डिप्रिशिएशन लगेगा? तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, स्क्रैप 8 लाख था शायद, ठीक है? बोलो कितना आता है? 8 लाख। 8 लाख पर एनम, तो 8 लाख, 8 लाख। अब ये पीएल में चार्ज करेंगे, पीएल टू डिप्रिशिएशन 8 लाख, 8 लाख। ठीक है, अच्छा अब फिर नेक्स्ट ईयर में भी हमें, अच्छा ये ग्रांट को भी तो राइट ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पर, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएल। ग्रांट का कितना अमाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे? ग्रांट में कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे हम लोग? बोलो कितना एमोटाइज्ड करेंगे? कितने का ग्रांट है? 16 लाख का। ठीक है, तो 16 लाख का कितना करके एमोटाइज होगा? 4 लाख करके। 4 लाख करके, 4 साल का है ना, तो कितना हो जाएगा? 4 लाख, 4 लाख हो गया, ये ईयर 1 का। अच्छा, अब ईयर 2, ईयर
2। अब ईयर 2 में क्या क्या एंट्री होगा, डिप्रिसिएशन का होगा, ग्रांट एमोटाइज्ड का होगा, डिप्रिसिएशन के साथ पीएल वाला भी हो जाएगा, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन सेम एंट्री होगा 8 लाख 8 लाख, ठीक है। फिर पीएल टू डिप्रिसिएशन 8 लाख 8 लाख, और इसके बाद डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल, ठीक है, तो वो कितना हुआ था 4 लाख, तो यहाँ पर भी वही लिखते हैं 4 लाख 4 लाख, ये हो गया ईयर 2। अच्छा, अब ईयर 3 में हम लोग को ग्रांट का पैसा रिफंड करना है, तो क्या एंट्री हो जाएगा, पैसा देना पड़ेगा टू बैंक, कुछ नहीं बोला है तो पूरा ही देना है 16 लाख। अब यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, कितना 16 लाख हमें रिफंड करना पड़ेगा। अब देखो 16 लाख रिफंड करना पड़ेगा, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर अभी मैंने सिखाया था ना, तो वो भी तो ट्रीटमेंट हमें करना है। देखो हमें पैसा तो 16 लाख देना है, बात तो सही है, पैसा 16 लाख देना है। अब ये जब पैसा हम लोग रिफंड करेंगे तब रूल्स क्या था कि अगर ग्रांट में कुछ पड़ा हुआ है तो वहां से उतना ले लो, बाकी में पीएल से लेना पड़ेगा। ये देखो रेवेन्यू जो है, सॉरी ये कहाँ गया हम लोग का रिफंड ऑफ ग्रांट, ये रहा। देखो डेप्रिशिएबल एसेट है, क्योंकि हम लोगों ने क्या खरीदा था, हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट खरीदा था, हम लोगों ने डिफर्ड ग्रांट अगर ट्रीट किया है मेथड 2 में, अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो फर्स्ट यूटिलाइज अनएमोटाइज्ड डिफर्ड क्रेडिट, मतलब जितना डिफर्ड क्रेडिट में अनएमोटाइज्ड पड़ा हुआ है, एक्सेस ट्रांसफर टू पीएल, ठीक है, जैसा यहाँ पर था रेवेन्यू वाले में। तो और नॉन डेप्रिशिएबल में रिड्यूस कैपिटल रिजर्व करना पड़ता है, ठीक है, उस पर कोई क्वेश्चन है नहीं, तो याद रखो तुम लोग, अगर कभी क्वेश्चन दे दे कि अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो कैपिटल रिजर्व को हमें जो है रिड्यूस करना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ग्रांट से जितना पैसा लेंगे बाकी पीएल से लेंगे। तो बोलो ग्रांट में टोटल 16 लाख था, ठीक है, 16 लाख में से कितना यूटिलाइज हुआ है, 2 साल यूटिलाइज हुआ है, कितना हुआ है बोलो, देखो ना 8 लाख दोनों मिला के, तो बचा कितना है, ग्रांट में 8 लाख, तो फिर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से ही 8 लाख दे देंगे, तो ये ग्रांट का पैसा यूज कर लेंगे। तो हमें कमी कितने का हो रहा है, क्योंकि 8 सरकार lakh तो 8 लाख, तो ये कहाँ से लेंगे, पीएल से, PL. ठीक है। ये रूल्स यहाँ पर वो रेवेन्यू वाले रूल्स की तरह ही हो गया, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूरा करके दिखाया, क्योंकि अगर सिर्फ रिफंड वाला करते, हाँ रिफंड वाला करते तो भी ये वाला पॉइंट आ ही जाता ईयर 3 का एंट्री। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन भी लगेगा एज इट इज, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन और पीएल टू डेप्रिसिएशन, बोल सकते हो यहाँ पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ पर तो जैसा लगता था वैसे ही लगेगा, क्योंकि एसेट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है ना, हम लोग जितने में एसेट खरीदते हैं यहाँ पर उसी पे डिप्रिसिएशन लगाते हैं। तो अगर मेरा इस केस में ग्रांट रिफंड भी होता है तो मेरे एसेट्स में कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं आया, तो मेरा डिप्रिसिएशन भी एज इट इज दिखेगा ना, तो बोलो कितना दिखेगा, 4 लाख। डिप्रिसिएशन इस बार 4 लाख का था कि 8 लाख का, 8 lakh ma'am. 8 लाख का था, 4 लाख तो वो वो फंड वाला था, ये जो 8 लाख है ना ये 4 लाख 4 लाख फिर क्या है 8 लाख 8 लाख। तो हमें एग्जाम के लिए मतलब इस क्वेश्चन में अगर मुझे आंसर देना है तो बेसिकली मुझे बस इतना देना था, ठीक है, ये ईयर 3 का रिफंड वाला मतलब मेन सोल्यूशन इसका जो है। और यहाँ पर अगर देखें और इसमें अगर देखें तो ये वाला पॉइंट का मेरे को आंसर देना था, वहां चला गया, सिर्फ ये वाला पॉइंट देना था, ठीक है, लेकिन मैंने पूरा करवा दिया। बोलो समझ में आया, अगर हमें पूरा ही करने बोले तो कैसे करना पड़ेगा, फर्क समझ में आया, Yes ma'am. ठीक है, तो पूरा ही एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो हम लोग कर लेंगे। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 11, इलास्ट्रेशन 11 में क्या बोला है देखो, कंपनी एक्स रन से चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाता है, इट इनकर सैलरी ऑफ डॉक्टर,
इसमें डॉक्टर का सैलरी पे होता है, स्टाफ एटसेट्रा टू द एक्सटेंट ऑफ 30 लाख पर एनम। तो बोल रहा है ईयरली डॉक्टर और स्टाफ इन लोगों को 30 लाख का सैलरी दिया जाता है। एज ए सपोर्ट द लोकल गवर्नमेंट ग्रांट ए लमसम पेमेंट ऑफ 90 लाख टू मीट द सैलरी एक्सपेंसेस फॉर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years। तो बोल रहा है कि 90 लाख का जो है लमसम अमाउंट में दे दिया गया है ग्रांट, और इसको 5 साल में जो है हमें दिखाना है, ठीक है, टू मीट सैलरी एक्सपेंसेस फॉर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 year। ये 5 साल के लिए दिया गया है, तो इसे भी 5 साल में एमोटाइज करना पड़ेगा। पहले बोलो ये जो ग्रांट मिला, ये ग्रांट कैसा है, मतलब जो 4 पॉइंट मैंने लिखा है, तो रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, रिलेटेड टू प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, रिलेटेड टू नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट फंड, रिलेटेड टू रेवेन्यू नेचर। बोलो कौन सा वाला हो। इसका तो आज ही सेम एग्जांपल ही मैंने दिया था। नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया? हम तो ये पूछ रहे हैं कि कोई किससे रिलेटेड है। 1 2 3 4 आज ही तो मैंने सेम एग्जांपल दिया, शायद सेम अमाउंट भी लिया था, आज ही तो दिया। अरे बोलो। तुम लोग के 2-2 सेकंड में भूल जाते हो या क्या करते हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। या बोल नहीं रहे हो। आज ही तो एग्जाम्पल दिया, रेवेन्यू ग्रांट, लेबर वेलफेयर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अभी तो सिखाया कि जो ये एसेट है क्या, मुझे अपना बिजनेस का खर्चा पे करने के लिए सरकार ने पैसा दिया है, सैलरी स्टाफ ये सब। अभी सेम क्वेश्चन तो थोड़ी देर पहले जो इलास्ट्रेशन 2 या 3 था, दिखाया नहीं मैंने। अरे बोलो ना बाबा, या फिर मेरा आवाज नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, हम बोलते रहते हैं, मेरा आवाज नहीं आ रहा है। रिलेटेड टू रेवेन्यू। इतना टाइम लगने का रीजन, मतलब हम स्टाफ को सैलरी या कुछ पेमेंट करने के लिए मुझे सरकार ने पैसा दिया है, तो क्या वो मुझे फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए दिया है? कहाँ बोला हुआ है, या कितना ढूंढना पड़ रहा है जो इतना टाइम लग रहा है? और बाकी लोग तो बोल भी नहीं रहे हो, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, ये नॉन मॉनिटरी भी नहीं है, साफ साफ दिख रहा है पैसा मिला। मतलब अगर एक बच्चे को भी इतना बार बोले तो शायद वो बोल ही देगा, शायद। ठीक है, देखो। अब बोल रहा है कि एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 4th कंपनी एक्स इज अनेबल टू मीट द कंडीशन अटैच्ड टू द ग्रांट इज रिक्वायर्ड टू रिफंड द एंटायर ग्रांट ऑफ 90 लाख। तो इन्होंने कोई अपना जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं किया, जिसके बदले इन्हें ग्रांट मिला था, तो अब इन्हें पूरा का पूरा 90 लाख ही रिफंड करने के लिए बोला गया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर रिफंड ऑफ द ग्रांट इफ द ग्रांट was shown separately as other income। अगर ग्रांट को हम लोगों ने एज ए अदर इनकम दिखाया था, तो अगर रिफंड करने के लिए बोला है तो हमें रिफंड का एंट्री क्या होगा वो बताना पड़ेगा। तो अभी तो हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले, बोलो रिफंड का एंट्री क्या होगा। बोलो क्या एंट्री होगा, रिफंड कैसे करेंगे? जो ग्रांट में पड़ा हुआ है वो रिफंड कर देंगे, और जितना कमी होगा वो हम लोग पीएल से दे देंगे। वो कहाँ लिखा हुआ है, वो मैंने लिखवा दिया है, देखो ये तो पढ़ना पड़ेगा ना तुम लोग को। अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, अब वो कितना होगा वो अमाउंट ढूंढना पड़ेगा ना, कितना होगा। एंट्री सही हुआ है, जो ग्रांट में पड़ा हुआ है वो डेबिट हो जाएगा, और जितना हमारा कम ज्यादा हो रहा है वो पीएल से चला जाएगा, और बाकी टू बैंक बोल के बाकी अमाउंट दिखा देंगे। तो मुझे बोलो क्या लिखे। ऐसे हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ कंपनी। सिर्फ हम वही वाला एंट्री दिखा रहे, अब हम पूरा डिटेल्स नहीं दिखा रहे, मतलब चाहिए भी नहीं हमें, जितना पूछे उतना दिखा रहे। तो ऐसे हो जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, तुम लोग पूरा लिख देना। पीएल अकाउंट डेबिट, अगर शॉर्टफॉल हो रहा है तो पीएल में चार्ज होगा टू बैंक। तो पूरा ग्रांट रिफंड करने बोला है, तो पूरा कितना हो रहा है 90 लाख। ठीक है, अब 90 लाख में से कितना पड़ा हुआ था, तो ये रिफंड 4th ईयर में करने बोला। ठीक है, तो हम लोगों ने 5 साल में 4 साल तो ग्रांट यूज कर लिया, तो बोलो ग्रांट में कितना पड़ा हुआ वो।
वो तो खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपल ऐसे हुआ, देखो हमें 5 साल के लिए दिया था 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिला था 90 लाख फॉर 5 years। तो हम इसे एमोटाइज कैसे करेंगे 5 साल में, और एक्सपेंस मेरा कितना है 30 लाख पर एनम के लिए दिया गया, ठीक है। अब इसको ट्रीटमेंट कैसे किया अदर इनकम, तो बाई इनकम अदर इनकम बोल के कितना दिखाएंगे, टू एक्सपेंस बोल के कितना दिखाएंगे, तो एक्सपेंस 30 लाख है, अदर इनकम बोल के कितना दिखाएंगे 90 लाख 5 साल में राइट ऑफ करना है, तो कितना हो जाएगा हर साल 18 लाख। ये हो गया फर्स्ट ईयर का ट्रीटमेंट। फिर सेकेंड ईयर में भी सेम ऐसे ही होगा, टू एक्सपेंस बोल के आ जाएगा 30 लाख, ठीक है। यहाँ पर बाई अदर इनकम बोल के आ जाएगा 18 लाख, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में भी ऐसा ही हुआ, पीएल यहाँ पर टू एक्सपेंस बोल के आ जाएगा 30 लाख, बाई अदर इनकम बोल के आ जाएगा 18 लाख, ठीक है। और कौन से साल हमें रिफंड करने के लिए बोला है फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में ही बोल दिया, तो हमारा 18 18 18 करके 3 बार कितना राइट ऑफ हो गया, तो अब हमारे वो 90 लाख में कितना बचा हुआ है 18 18 18 करके 3 बार चला गया, तो अब बोलो बच्चा कितना है, वो तो माइनस करने से ही पता चलेगा, ये ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। कितना हो जाएगा 36 लाख, तो ये तो 36 lakh. ठीक है। तो अब ये 36 लाख तो यहाँ से ले लेंगे, पड़ा हुआ है, और बाकी जो कमी हो रहा है वो हमें खुद से पे करना पड़ेगा। तो कितना कमी हुआ जितना यूज कर लिए हैं, बैलेंस करके भी देख सकते हो 54 लाख, ये नहीं। क्या समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. तो ये ग्रांट रिफंड होते, ठीक है। अच्छा, अब एमसीक्यू है, लेकिन उसके पहले 2 क्वेश्चन यहाँ है वो हम पहले बता देते हैं, फिर एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने ना आंसर्स भी ले लिया है, ठीक है, इसीलिए ले लिया क्योंकि ये थियोरेटिकल है, पहले तुम लोगों से पूछ लेंगे फिर आंसर रीड करके बता देंगे। बोला है कि Supriya Limited received grant 2,500 lakh during the accounting year 2001-2 from government grant for welfare activities to carried on by the company for its employee। पहले तो दिमाग में ये सेट करो कि ये जो ग्रांट मिला है एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, तो ये हम लोग का कैसा ग्रांट है, 4 तरीके का होता है। और कितना बार बोले, चलो ये चैप्टर ही खत्म हो रहा है, बोल देते हैं। फिक्स्ड एसेट के लिए होता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए होता है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन होता है, या फिर नॉन मॉनिटरी फंड होता है। तो अब नॉन मॉनिटरी है कि नहीं वो सोचने का तो मुझे नहीं लगता है किसी तरीके का जरूरत होना चाहिए, बिकॉज 2500 लाख क्लियर दिखता है, तो वो तो होगा नहीं। बाकी तीनों में से क्या होगा फिर से सोचना Ma'am, पड़ेगा। revenue. रेवेन्यू तो अब इम्प्लॉय के लिए कुछ दे रहे हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है इम्प्लॉय वेलफेयर के लिए। द ग्रांट प्रेस्क्राइब कंडीशन फॉर इट्स यूटिलाइजेशन, हाउएवर ड्यूरिंग, मतलब ग्रांट को ग्रांट प्रेस्क्राइब्स कंडीशन, मतलब लिखा हुआ है कि किसको ये ग्रांट मिलेगा, ठीक है, उन्हीं को मिलेगा जो प्रेस्क्राइब कंडीशन फुलफिल करेगा। हाउएवर ड्यूरिंग ईयर 2002-3 इट वाज फाउंड दैट द कंडीशन ऑफ ग्रांट वे नॉट complied with and ग्रांट हैड टू बी रिफंडेड टू द गवर्नमेंट इन फुल। बोला है कि पूरा पूरा रिफंड कर दो, आप लोग बात नहीं मान रहे हो, जैसा बोला था वैसा नहीं कर रहे हो, मतलब जिस वजह से ग्रांट मिला था वो यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, ग्रांट रिफंड कर दो। तो बोल रहा है कि हमें बताना है कि AS12 के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा। तो बोलो ये रेवेन्यू ग्रांट था तो AS12 के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, अभी तो दिखाया कि क्या किया जाएगा। AS12 के अकॉर्डिंग ग्रांट में बचे हुए पैसे को रिफंड करेंगे, और जितना कम पड़ेगा वो PL से देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इसे पैरा करके लिखना पड़ता है। पहले तो ये लिखना पड़ता है कि AS12, ये AS12 के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, और AS12 में रेवेन्यू ग्रांट के बारे में क्या बोला है। देखो, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रांट sometimes becomes refundable because certain condition are not fulfilled। कभी कभी ग्रांट रिफंड करना पड़ता है अगर हम लोग कंडीशन फुलफिल नहीं करते। गवर्नमेंट ग्रांट दैट becomes refundable is treated as an extraordinary item as per AS5। ये भी तुम लोग किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हो, क्योंकि जो ग्रांट रिफंड हो जाता है उसे AS5 में एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम लोग दिखाते हैं। क्या ये मैंने लिखा है? बिल्कुल लिखा है, जो टेबल बनाया था वहीं पर लिखा हुआ है कि ये हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल के दिखाया जाता है अकॉर्डिंग टू AS5। द अमाउंट रिफंडेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू is applied first against an unamortized deferred credit। मतलब वही वाला जो बचा हुआ है, remaining in respect of the grant, ग्रांट में जो बचा हुआ है unamortized amount वो हम लोग ले लेंगे to the extent बाकी that the amount refundable exceeds, देखो क्या बोला है, to the extent, इससे ज्यादा, that the amount refundable जो रिफंड करना है exceeds any such deferred credit
और वेयर नो डिफर्ड क्रेडिट एग्जिस्ट द अमाउंट इज चार्ज इमीडिएटली टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसका मतलब ये होता है, इंग्लिश में ये बोला है सिंपल, कि ग्रांट में जो पड़ा हुआ अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट पड़ा हुआ है वो ले लो, ठीक है, और अगर उससे भी ज्यादा रिफंड करना है या फिर ग्रांट में कुछ बचा ही नहीं है तो पूरा का पूरा अमाउंट हमें पीएल से देना पड़ेगा। मतलब ये सिंपल बात हो गया। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ग्रांट में 36 लाख पड़ा हुआ था, तुम लोगों ने वहां से दिया और 54 लाख अपने पीएल से दिया। लेकिन अगर हमारे ये ग्रांट पूरा खाली हो जाता है, ये कब होता, 5वें साल में, उसके बाद रिफंड मांगता, तो पूरा का पूरा अमाउंट हमें पीएल से चार्ज करके देना पड़ता, वो बोला है यहाँ पर, वो लिखा है अपने लैंग्वेज में, तुम लोग भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। मतलब कुछ एक चीज को तो हमें अच्छे से बताना पड़ेगा ना, तो वही बोला है सीधा सीधा। पहले तो ये बोल दिया कि ग्रांट जो रिफंड होता है वो अकॉर्डिंग टू AS5 ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिखाया जाता है। जो अमाउंट रिफंड होता है, गवर्नमेंट को रिफंड करना पड़ता है, वो हम लोग कैसे करके उसका एंट्री करेंगे। जो अनएमोटाइज्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, क्रेडिट अमाउंट, वो ले लेंगे। अगर क्रेडिट में कुछ पड़ा हुआ नहीं है तो पूरा ही पीएल से देना पड़ेगा। In the present case, the amount of refund of government grants should be first adjusted against, यहाँ भी वही करना पड़ेगा, unamortized deferred income से adjust करेंगे, and the excess, अगर उससे भी ज्यादा चाहिए, if any will be debited to profit and loss account of the company as an extraordinary item in the year 2002-2003। बोलो आंसर समझ में आ गया क्या लिखना है? अब अपने हिसाब से लिखोगे, एज इट इज लिखना है ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ कीवर्ड्स या स्टेप वाइज चलना पड़ता है, ठीक है, जैसे तुम लोग लॉ का आंसर लिखते हो वैसे ही। 8 नंबर में बोला है हाइजीन लिमिटेड हैड रिसीव्ड ए ग्रांट ऑफ 50 लाख इन 2012 फ्रॉम ए स्टेट गवर्नमेंट टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल मशीन ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। बोलो ये कौन सा वाला ग्रांट है? 50 लाख का ग्रांट मिला है, किस वजह से मिला है? ताकि ये लोग पोल्यूशन कंट्रोल मशीन लगाए, इन्होंने कंडीशन फुलफिल किया था तो इस वजह से इन्हें दिया गया। तो ये कौन सा वाला ग्रांट है? ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, नॉन मनी फिक्स्ड एसेट। ये तो पढ़ने से ही समझ में आएगा, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए था। कंपनी हाउएवर फेल्ड टू कंप्लाई विद द सेड कंडीशन एंड कंसीक्वेंटली वाज रिक्वायर्ड टू रिफंड द सेड अमाउंट इन 2024। ये पूरा रिफंड करने बोल रहा है 2024 में। लगाया कब था, मिला कब था? 12 में। 2012 में ग्रांट मिला था, 2024 में रिफंड करने बोला है, वो भी पूरा का पूरा। द कंपनी डेबिटेड द सेड अमाउंट टू मशीनरी अकाउंट इन 2024 ऑन पेमेंट ऑफ द सेम। बोल रहा है कि कंपनी ने क्या किया, डेबिट कर दिया है उस अमाउंट को टू इट्स मशीनरी अकाउंट, मतलब मशीन को डेबिट कर दिया है जब वो ग्रांट रिफंड किया, टू बैंक बोल के, ठीक है, मतलब मशीन को डेबिट किया और ग्रांट रिफंड कर दिया। तो मुझे बता सकते हो, तो इन्होंने जब ग्रांट लिया था तो वो कौन से मेथड में ट्रीटमेंट किया था कि रिफंड करते वक्त मशीन को डेबिट कर दिया और ग्रांट अमाउंट, रिफंडेड अमाउंट को क्रेडिट किया? बता सकते हो? देखो दो ही मेथड होता है, मेथड 1 मेथड 2। तो मेथड 2 हुआ तो ये वाला होगा, मेथड 1 हुआ तो ये वाला होगा। लेकिन हमें ये नहीं बताया कि लेते वक्त क्या ट्रीटमेंट हुआ है, हमें ये बताया है जब रिफंड हुआ ग्रांट तब ट्रीटमेंट क्या हुआ है। बोला है कि एसेट के वैल्यू को हम लोगों ने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया, इंक्रीज किया। तो फिर कौन सा वाला ट्रीटमेंट किया था हम लोगों ने, क्या फॉलो किया रिफंड में, मेथड 1 की मेथड 2? देखो मेथड 2 में तो बहुत कुछ करना होता है। पहले अनएमोटाइज्ड अमाउंट को डेबिट करना पड़ता है, एक्सेस अमाउंट होता है वो पीएल से ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ पर इंक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट, ये चैप्टर ही खत्म हो गया, यही तो करके आ रहे हैं। तो ये इंक्रीज नहीं हुआ वैल्यू ऑफ एसेट। लास्ट दिन चॉकलेट का एग्जांपल दिया था कि तुम लोगों ने 10 रुपए का चॉकलेट खरीदा, मैंने 7 रुपए दिया था, तुम लोगों ने 3 रुपए दिया। फिर मैंने बोला नहीं तुम लोग बात नहीं मान रहे हो, मेरा 7 रुपए भी दो, तो तुम लोग का चॉकलेट 10 रुपए का हो गया। वो होता है मेथड 1, बोल तो दिया था। अब ये कौन सा मेथड है बोलो? Method 1. It also reworked the depreciation for the said machinery from the date of its purchase and past necessary adjusting entry in the year 2024 to incorporate retrospective impact of the same। बोल रहा है इन्होंने क्या किया, डेप्रिसिएशन को भी रीवर्क किया, मतलब फिर से देखना चाहा कि डेप्रिसिएशन कितना होगा उस मशीनरी का, फ्रॉम द डेट ऑफ इस परचेज, जब से वो परचेज किया था, एंड पास्ट नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री इन द ईयर 2024 में उन्होंने एडजस्टिंग एंट्री दिया ताकि वो इनकॉर्पोरेट कर पाए रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब 2012 से ही उन्होंने डेप्रिसिएशन को चेंज किया। मतलब देखो उन्होंने 50 लाख का ग्रांट लिया था, जो भी मशीन खरीदा था, मशीन का कॉस्ट मुझे नहीं पता, उससे ही ग्रांट के वैल्यू को कम कर दिया होगा क्योंकि उन्होंने मेथड 1 फॉलो किया था, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहां से ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू पे इन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया। अभी तो मैंने इसीलिए इलस्ट्रेशन 10 को तुम लोग को पूरा करके दिखाया, इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं। लेकिन अगर हमें रिफंड करना पड़ता है तो हमारे एसेट का वैल्यू ऐड करके बढ़ जाता है, उसके बाद जो एसेट का वैल्यू आता है वहां से हमारा डेप्रिसिएशन चेंज होता है, ना कि शुरुआत से चेंज होता है।
है, शुरुआत से होने से उसे रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं इम्पैक्ट, और अगर जहां से वहां से करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, प्रोस्पेक्टिवली। और ये प्रोस्पेक्टिवली होता है, लास्ट क्लास भी किया था, आज भी दिखा देते हैं। देखो प्रोस्पेक्टिवली होता है, ये कहां पर तुम लोग को देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन डिटेल्स में करवाया। ये देखो यहाँ पर अगर देखोगे ये वाले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन वही था, क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट। तो देखो पहले डिप्रिसिएशन कितना लगा, 4 लाख, सेकेंड ईयर में 4 लाख, थर्ड ईयर में डिप्रिसिएशन 12 लाख हो गया, क्योंकि एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो डिप्रिसिएशन भी बढ़ा। तो हम लोगों ने ये जो 12 लाख लगाया, इसका इम्पैक्ट हम लोग कहां से देना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से देना स्टार्ट कर रहे हैं, ना कि आगे से देना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर पहले से देना पड़ता, मतलब यहाँ तो इम्पैक्ट देना ही है 12 लाख का, यहाँ भी 12 लाख करके दिखाना है, तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट। और जब हम लोग जहां से है वहीं से करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट दे दिया है। स्टेट वेदर द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इज करेक्ट और नॉट। पहले ये बोलो कि इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया है क्या वो सही किया है कि गलत किया है। नहीं बता पाओगे, मैंने सारा चीज बता दिया फिर भी नहीं बता पाओगे। मैंने तो आंसर ही बता दिया, ना तो कुछ इधर किया ना तो कुछ उधर किया, बस तुम लोगों से ऐसे ही पूछ लिया कि बताओ कि इन्होंने ट्रीटमेंट करेक्ट किया कि नहीं किया। इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट दिखाया, तो अभी तो मैंने समझाया, पता नहीं कैसे समझाए, मुझे नहीं पता इतना कुछ बोलने के बाद भी। अब यहाँ पर जब रिफंड हुआ था 32 लाख हुआ, उसके बाद हम लोग जब डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट किए, इसके बाद डेप्रिसिएशन कितना लगा, 12 लाख, ठीक है। अब कितना आ गया, 20 लाख। फिर से डेप्रिसिएशन अगर लगेगा तो 12 लाख ही लगेगा, तो ये 12 लाख का इम्पैक्ट यहां से आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिवली। अभी समझाया फिर से समझा रहे, चलो और क्या करें। और ये अगर इसका 12 लाख का इम्पैक्ट हम लोग फर्स्ट ईयर से दिखाते, जब से मशीन खरीदा था, तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। बट ये कैसे करना है, रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। ये कैसे करना है ये तो हमें एस बताएगा ना, तो एस ने बताया नहीं नहीं, वो स्टार्टिंग से उसका कुछ इम्पैक्ट मत डालो, जब से चेंज हुआ है तब से डालो, तो प्रोस्पेक्टिवली करो। ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिवली करना पड़ता है। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ये जो कंपनी है इन्होंने ये क्या कर दिया, मशीन के वैल्यू को बढ़ा दिया है और जर्नल एंट्रीज पास किया है, और मशीन में डेप्रिसिएशन का भी रीवर्क किया है, और मशीन में डेप्रिसिएशन के वैल्यू को क्या किया है देख लो, रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट दिखा है। तो गलत किया है कि सही किया है, यही तो पूछ रहे हैं। मैंने बोल भी दिया सारा चीज, फिर से पागलों की तरह पूछ रहे हैं कि बोल दो सही किया है कि गलत किया, तो भी नहीं बोल पा रहे, बोलो। मैम गलत किया है। हाँ तो यही तो पूछ रहे हैं तब से, ये तो तभी बताना चाहिए ना तुम लोगों को। देखो मैंने सारा चीज बताया है, बोल रहे थे। देखो एज पर द फैक्ट of the case, Hygiene Limited had received a grant 50 lakh in 2012 from state government for installation, ये देखो, pollution control machine on fulfillment of certain condition. However, the amount of the grant has to be refunded since it failed to comply with the prescribed condition. ये तो स्टोरी पता ही है कि इनको मिला, फिर इन्होंने कुछ जो है क्या बोलते हैं उसे, एक्ट पर नहीं हुआ रूल्स के साथ, तो उन्होंने वापस मांग लिया गवर्नमेंट ने। इन सच सर्कमस्टेंसेस AS 12 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट रिक्वायर्स दैट द अमाउंट रिफंडेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट इज रिकॉर्डेड बाय इंक्रीजिंग बुक वैल्यू ऑफ द एसेट और बाय रिड्यूसिंग द कैपिटल रिजर्व और डेफर्ड इनकम बैलेंस एज एप्रोप्रिएटली बाय द अमाउंट रिफंडेबल। अब यहाँ पर दो चीज क्यों बोला है, क्योंकि बोल रहा है कि यहाँ पर ये प्रोविजन बता रहा है कि अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट रिसीव करते हैं तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है, या तो हम लोग जो है ग्रांट के वैल्यू को अपने एसेट के वैल्यू से लेस कर देते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं उसे डेफर्ड इनकम बोल के दिखाते हैं, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड फर्दर मेक्स इट क्लियर, स्टैंडर्ड में उसके बाद ये भी बोला है दैट इन द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, अगर हम लोग पहला वाला ऑल्टरनेटिव ले रहे हैं, अगर तुम लोग को ऐसे नहीं लिखना है, तुम लोग मेथड 1 लिख देना, लेकिन मेथड 1 लिखना कि दो तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है, या तो हम लोग अपने एसेट के वैल्यू से ग्रांट के वैल्यू को डिडक्ट कर सकते हैं, दैट इज वेयर द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज इंक्रीज्ड, मतलब रिफंड के वक्त। अगर हम लोग पहला वाला जो है मेथड 1 लेते हैं, तो जब रिफंड होता है तो एसेट के बुक वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करते हैं। कैसे, ये देखो यहाँ पर जैसे दिखाया ना, एसेट के बुक वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करते हैं,
ये देखो एसेट के बुक वैल्यू को इंक्रीज किया ना 16 लाख ऐड करके, अगर ये होता है डेप्रिसिएशन फिर क्या करते हैं, रिवाइज्ड बुक वैल्यू पे हम लोग लगाना स्टार्ट कर देते हैं प्रोस्पेक्टिवली ओवर द रेसिडुअल लाइफ ऑफ द एसेट। अब एसेट का जितना लाइफ बचा है उतने दिन तक हम लोग प्रोस्पेक्टिवली डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर देते हैं, अगर हम लोग ऑल्टरनेटिव वन एडॉप्ट किए हुए होते हैं तो, ठीक है। अकॉर्डिंगली द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गिवन बाय हाइजीन लिमिटेड ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इज प्रॉपर। उन्होंने एसेट के वैल्यू को बढ़ाया है, वो तो बात सही है, लेकिन जब उन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया ना तब उन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया। 12 लाख का इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिवली नहीं करके रेट्रोस्पेक्टिवली किया है। तो यहाँ पर वही बोला है, हाउएवर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन बाय द कंपनी ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इज इम्प्रॉपर। ये लाइन जरूर से लिखना है तब ना आंसर होगा। एंड कंस्टिट्यूट्स वायलेशन ऑफ एस 12, और ये जो है एस 12 को वायलेट करता है, तो फिर ये जो है वायलेशन कर दिया, तो इसीलिए ये वाला हम लोग मतलब वॉइड हो गया, ठीक है। एस 12 को फॉलो नहीं कर रहा है तो वॉइड हो गया, तो ये ट्रीटमेंट गलत है, इसीलिए ऐसे बोला, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एमसीक्यू। एमसीक्यू बताओ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है टू एनकरेज industrial promotions, IDCI offers subsidy of worth 50 lakh to all new industries set up in the specified industrial area। तो IDCI सब्सिडी दे रही है 50 लाख करके सभी इंडस्ट्रीज को जो कि स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया में अपना बिजनेस लगा रहे। दिस ग्रांट इज इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बिजनेस शुरू होने के पहले ही लग रहा है, ठीक है, ये बता दिया क्वेश्चन। हाउ सच सब्सिडी शुड बी अकाउंटेड इन द बुक्स। अगर प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशंस के नेचर में हमें ग्रांट मिल रहा है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। Credited to capital reserve, credited to other income in the profit and loss account in the year of the commencement of the commercial operation, both A and B, credit in the general reserve। तो देख के ही बताओ, देख के बताओ, सही सही बताओ, देख के बताओ। आज ही सिखाया, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन सिखाया। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अभी तो बोला ना, कैपिटल रिजर्व में जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद सही बात। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ग्रांट दैट आर रिसीवेबल एज कंपेंसेशन ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस इनकर्ड इन प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड और फॉर पर्पस ऑफ गिविंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एंटरप्राइज विद नो फर्दर रिलेटेड कॉस्ट शुड बी। ये वाला नहीं बताया है, ये बता देते हैं, ठीक है, ये पहले बता देते हैं, ये पॉइंट आएगा तब बताएंगे, ऐसे ही मैंने सोच रखा था। ये पॉइंट बताते हैं फिर हम पूछेंगे कि एमसीक्यू का ऑप्शन क्या होगा, तो ये थोड़ा सा लिखो। एक सेकंड पहले हेडिंग करो, ग्रांट रिसीवेबल एज कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंस और लॉसेस। Government grant that are receivable as compensation for expense or loss incurred in previous accounting period for the purpose of giving immediate financial support to the enterprise with no further related cost should be recognized and disclosed
and disclosed in profit and loss of the period in which they are receivable as an extraordinary item. एक्स्ट्रा आइटम हम समझा देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ग्रांट दैट आर रिसीवेबल एज कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस। मतलब मान लो मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस है या फिर हम बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट को लगे कि इस कंपनी का लॉस लगातार चलते ही जा रहा है 4-5 साल से, तो इनको हम लोग कुछ ग्रांट देते हैं कंपेंसेशन के तौर पे, ताकि अपना लॉस राइट ऑफ करके बिजनेस अच्छे से कर सके। अगर लगता है उनको कि देना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन को तो देगा, नहीं देना चाहिए तो नहीं देगा, या फिर इसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है तो हम लोग इन्हें जो है ग्रांट देंगे। तो वो डिसाइड करेंगे देना है कि नहीं देना है। अगर मिलता है किसी को तो क्या ट्रीटमेंट है वो बोला है, दैट आर रिसीवेबल एज मतलब मिलने वाला है एज ए कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस इनकर्ड इन प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन ये एक्सपेंसेस या लॉस फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस या लॉस होगा वो पे करने के लिए हमें नहीं मिलेगा। अगर हमें प्रीवियसली हमारा बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो चुका था या फिर बहुत ज्यादा लॉसेस हो चुका था, वो राइट ऑफ करने के लिए हमें ये कंपेंसेशन मिलेगा फॉर द पास्ट पीरियड। फॉर फ्यूचर पीरियड ये हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, पीछे का बहुत ज्यादा लॉस है, पीछे का बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस है, तब टू द एंटरप्राइज विथ नो फर्दर रिलेटेड कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन पीएल ऑफ द पीरियड इन विच दे आर रिसीवेबल एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो जब ये रिसीव होगा इसे हमें कैसे दिखाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल के हमें दिखाना पड़ेगा पीएल में। ठीक है, जैसे तुम लोग अगर कैश फ्लो वगैरह किए हो सभी कोई लगभग, ठीक है, तो कैश फ्लो या फिर कभी 12 में भी किए हो तो उसमें फॉर्मेट में देखना लिखा हुआ रहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। मैंने जब कैश फ्लो करवाया है, जिन्होंने किया है या फिर मेरा क्लास भी सुना है, तो देखोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल के हम वहां भी एक्सप्लेन करते हैं। आइटम में इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंसेस भी हो सकता है, तो वो पीएल के स्टेटमेंट में भी रहता है। तो इस तरीके की चीजों को हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो गया, आइटम में ये इनकम हो गया, एक्सपेंस नहीं, क्योंकि हमें पैसा मिला। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है, क्योंकि ये हमेशा तो मिलेगा नहीं कि ये रेवेन्यू नेचर का है, ये कभी कभार अगर हमें कोई सपोर्ट मिलता है ग्रांट के तौर पे तो वो बता रहा है। तो ये हमें कब रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉग्नाइज का मतलब जिस साल ये हमें मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन इसका यूज हम लोग पास्ट पीरियड के एक्सपेंसेस या लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम लोग कोई फर्दर कॉस्ट जो हमें इनकट करना है उसके लिए, जैसे मान लो हमें फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस पे करना है, उसके लिए वो पैसे का यूज, या फिर फ्यूचर में कोई लॉस राइट ऑफ करने के लिए उस पैसे का यूज हम लोग कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर ये पॉइंट मेरा समझ में आया, अगर हम समझा पाए, तो तुम लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा होगा। यहाँ पर वही बोला है कि ये कौन से ग्रांट का बात बोल रखा है, यहाँ पर बोल रखा है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए दिया गया है तो उसे क्या करना चाहिए, बोल रहे रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पीरियड इन विच दे आर रिसीवेबल एज एन ऑर्डिनरी आइटम। रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज्ड मतलब रिकॉर्ड करना है और बताना है, डिस्क्लोज करके दिखाना है, ऑफ द पीरियड इन विच द लॉसेस और एक्सपेंसेस वेयर इनकर्ड। रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ द पीरियड इन विच दे आर रिसीवेबल एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एप्रोप्रिएट एज पर AS5। ये इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को AS5 डील करता है, वो मैंने टेबल में ही लिखवाया था। तुम लोग चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर AS5, ये चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये पता है तो मैंने ये यहाँ पर लिखा नहीं है, चाहो तो लिख लो। डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पीरियड इन विच दे आर रिसीवेबल एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बोल रहा है कि हमें डिस्क्लोज करना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ऑफ द पीरियड इन विच दे आर रिसीवेबल एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो कौन सा वाला पॉइंट हमारा सही है ये बताओ। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। एक मिनट,
सी बोला ना, हाँ ठीक है। देखो तो ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब ये देखो ये भी सही है, डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ द पीरियड इन विच दे आर रिसीवेबल एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बट रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्लोज, ये ज्यादा सही लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन और भी प्रॉपर तरीके से है, तो फिर हम लोग का यही आंसर होगा। और ऊपर वाला दो तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें बोला है इन विच दे आर रिसीवेबल, यहाँ पर बोला रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ द पीरियड इन विच दे आर रिसीवेबल एज एन ऑर्डिनरी आइटम, ये तो नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बोला है कि रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ द पीरियड इन विच द लॉसेस और एक्सपेंसेस इनकर्ड, नहीं, जिस पीरियड में हुआ है उस पीरियड में नहीं, जिस पीरियड में रिसीव होगा उस पीरियड में उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फिर 3 नंबर वाला बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन फॉर गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू एन एसेट, मतलब अगर हम लोग एसेट के लिए कोई ग्रांट रिसीव कर रहे हैं तो फिर उसका अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन क्या होगा। बोल रहे क्रेडिट द ग्रांट इमीडिएटली टू द इनकम स्टेटमेंट, शो द ग्रांट एज पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व, ग्रांट को कैपिटल रिजर्व दिखाना है, रिड्यूस द ग्रांट फ्रॉम द cost of asset or show it separately as a deferred income on liability side of the balance sheet, show the grant as part of general reserve। कौन सा सही है बोल। मैम ऑप्शन सी। तीन, ठीक है। हम लोग दो चीज कर सकते हैं, या तो एसेट के कॉस्ट से मतलब ग्रांट को रिड्यूस द ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट, जो कि मैंने भी यहाँ पर लिखा है, बट हो सकता है कि मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये देखो, डिडक्ट फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द एसेट, या फिर क्या कर सकते हैं, और शो इट सेपरेटली एज डेफर्ड इनकम, ये रहा डेफर्ड इनकम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे डेफर्ड इनकम दिखा सकते हैं अगर मेरा डिप्रिशिएबल एसेट है ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में हम लोग डेफर्ड इनकम को राइट अप करते जाते हैं ना, तो वही चीज बोला है। बाकी ये वाला बोला नहीं कि कैपिटल रिजर्व दिखा सकते हैं, तो वो अगर बोलेगा तो वो पॉइंट भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो बोला है तो 3 का हम लोग का सी हो जाए। 4th नंबर में एक क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है बट छोटा सा आंसर होगा। एक्स लिमिटेड ने ग्रांट रिसीव किया है 20 करोड़ फॉर परचेज ऑफ ए क्वालिफाइड मशीन कॉस्टिंग 80 करोड़। तो पहले दिमाग में ये सेट कर लो कि ये ग्रांट किस बात का मिला है, बोलो ग्रांट किस चीज के लिए मिला है। पॉइंट 1 2 3 4 किसके साथ मैच हो रहा है, 4 पॉइंट्स है हमारे। 1, ठीक है, पॉइंट 1 के साथ। अब बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड हैज ए पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज ए डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब बोलो मेथड 1 की मेथड 2। मेथड 1 की मेथड 2 बोलो। मैम मेथड 1। हाँ, कितना सोच रहे हो तुम। मेथड 1 सॉरी ये मैम, तो वो बोलो, इसलिए। ठीक है। देखो बोल रहा है, हाँ तो बोलो एसेट का कॉस्ट कितना रिकॉर्ड करेंगे। 80 माइनस 20, 60। The expected remaining useful life of the machine is 10 years, ठीक है। Assume that there is no salvage value and the depreciation method is straight line. The amount of annual depreciation to be charged as an expenses in PL statement, मतलब सीधा बात है depreciation कितना लगाएंगे। अगर scrap value 0 है, estimated useful life 10 है, तो बोलो कितना हो जाएगा depreciation। 6 करोड़। 6 करोड़। फिर ये B, ठीक है। Last 5th number वाला, X Limited has received a grant of 20 crore for purchase of qualified machine costing 80 crore। तो बोलो मैं कौन सा वाला हमारा हो गया, पॉइंट 1 फिक्स्ड एसेट के लिए हमें ये जो है क्या बोलते हैं उसे ग्रांट मिला है। एक्स लिमिटेड हैज ए पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज ग्रांट एज डेफर्ड इनकम, तो कौन सा वाला हो गया, मेथड 2 हो गया। द एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 years, लाइफ है 10 years एज्यूमिंग दैट देयर इज नो सैल्वेज वैल्यू एंड द डेप्रिसिएशन मेथड इज स्ट्रेट लाइन। सेम क्वेश्चन है बट मेथड 2 फॉलो करने के लिए बोल रहा है। द अमाउंट ऑफ अदर इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल, अगर हम लोग मेथड 2 फॉलो कर रहे हैं तो पीएल में अदर इनकम बोल के कितना दिखाएंगे, तो अदर इनकम बोल के क्या दिखाते हैं, ग्रांट का वैल्यू तो पूरा थोड़ी ना दिखाते हैं, हर साल जितना जितना यूज होता है उतना दिखाते हैं, डेफर्ड करके दिखाते हैं। तो बोलो ग्रांट कितने का मिला उसको डेफर्ड कर दो, कितने के हिसाब से डेफर्ड करेंगे, जितना मशीन का लाइफ होता है, बोलो कितना होता है। मैम 2 करोड़। 2 करोड़ हो जाएगा। ये है 20 करोड़ का ग्रांट और ये 10 साल में राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो 2 करोड़ करके अदर इनकम हम लोग दिखाते जाएंगे, तो इसका आंसर हो गया 2 करोड़। बस।
कंप्लीट। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक बार बता देते हैं। देखो मैंने ना इसीलिए टेबल ऐसे बना दिया है ताकि तुम लोग एग्जाम टाइम में चाहो तो ये देख सकते हो। तुम लोग ना कोई भी चैप्टर में ऐसे अपने दिमाग लगा के टेबल बनाना चाहिए, ठीक है। हम हमेशा बना के दे पाए ये पॉसिबल नहीं है। तुम लोग को इसीलिए बनाना चाहिए क्योंकि एक तो समरी खुद से बनाओगे तो तुम लोग को याद रहेगा कि क्या करना है। हम तो बोलेंगे जितना लगभग सारे एस हो चुके हैं, ठीक है। कुछ कुछ एस बाकी है वो हम देखेंगे। वो बीच में मेरा जो 2 मंथ्स का गैप था इस वजह से थोड़ा बाकी रह गया है, वो भी हम करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग चाहो तो थोड़ा थोड़ा बैकअप से देख सकते हो जो भी बाकी है। हर एक एस का इस तरीके से ना टेबल बना लो अपने हिसाब से कि एक जो है समरी, क्योंकि एग्जाम टाइम में समरी देख के जाना है कि क्या करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सारे एस कवर कर पाओगे। मतलब जैसे एग्जाम के पहले दिन तो सारे एस को कवर कर पाओगे। सबसे अच्छा है मॉड्यूल 3 को अच्छे से कंप्लीट करो, जो हमारा कैलकुलेटिव टॉपिक है, क्योंकि उसी से करने से हमारा मैक्सिमम मार्क्स कवर होता है। लेकिन एस भी तो करना है, ऐसा थोड़ी कि एस नहीं करना है, ऐसा हम नहीं बोल रहे, एस भी करना पड़ेगा। लेकिन मॉड्यूल 3 में जो भी हमारा है वो सबसे अच्छे से करो, क्योंकि वो कैलकुलेटिव है तो उसमें अच्छा मार्क्स कैरी होगा। अब ये ऐसे टेबल बनाना है। अब इस टेबल में देखो हमेशा तुम लोग को यहाँ पर क्या क्या याद रखना है। फिक्स्ड एसेट का 2 मेथड होता है। पहले हमें इस पूरे चैप्टर में ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ग्रांट रिलेटेड टू क्या है। फिक्स्ड एसेट है, रेवेन्यू है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, नॉन मॉनिटरी ग्रांट है। अगर फिक्स्ड एसेट से है तो फिर कौन से मेथड को फॉलो किया, क्या हम लोग ग्रांट के वैल्यू को एसेट के वैल्यू से कम कर रहे हैं, तो फिर मेथड 1, ठीक है। और मेथड 2 अगर फॉलो कर रहे हैं तो वहां देखना पड़ेगा कि डेप्रिशिएबल एसेट है कि नॉन डेप्रिशिएबल। नॉन डेप्रिशिएबल है तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, क्योंकि इस पे कोई क्वेश्चन नहीं था, तो इस पॉइंट को तुम लोग थोड़ा याद रखना। और अगर डेप्रिशिएबल है तो फिर डेफर्ड इनकम दिखाएंगे। और अगर हमारा रेवेन्यू नेचर का है तो फिर अदर इनकम बोल के दिखाना है, या फिर हम लोग खर्चे से डिडक्ट करके ग्रांट के वैल्यू को दिखा सकते हैं। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, लेकिन इस पैसे को हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या फिर डेफर्ड इनकम की तरफ से नहीं दिखा सकते, जो आज मैंने बताया। अगर नॉन मॉनिटरी ग्रांट है, मतलब हमें कोई पैसा नहीं मिला, कोई चीज, कोई लैंड दे दिया जैसे मान लो, या कोई मशीन दे दिया, तो अगर कंसेशनल रेट पे मिला तो जितने में खरीदना पड़ा वो कॉस्ट दिखाएंगे, वो मशीन का कॉस्ट होगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला तो नॉमिनल वैल्यू दिखाएंगे। अब नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, जो हमें ठीक लगता है। अगर हम लोग बोलेंगे 1 रुपया दिखाएंगे तो 1 रुपया दिखा सकते हैं। जैसे हमें एक मशीन मिल गया सरकार की तरफ से, बट हम लोगों ने कोई पैसा नहीं दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो हम लोग बोलेंगे हम लोग यहाँ पर मशीन लिखेंगे नहीं, जीरो में मिला। नहीं नहीं, जीरो नहीं दिखा सकते, हमें 1 रुपया दिखाना पड़ेगा। नॉमिनल वैल्यू जो चाहो दिखा सकते हैं, 1 रुपया, 10 रुपया, ठीक है, जो ठीक लगे। रिफंड का केस क्या था, रिफंड अगर हमारा स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट पे मेथड 1 है तो पहले एसेट के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, फिर उसके बाद से जो रिवाइज्ड बुक वैल्यू होगा उस पे डिप्रिशिएशन उस पीरियड से लगाएंगे। मेथड 2 बोल रहा है कि अगर डिप्रिशिएबल एसेट था तो पहले यूटिलाइज करेंगे जो बचा हुआ अमाउंट पड़ा हुआ है ग्रांट में वो, उसके बाद और भी चाहिए तो पीएल से लेंगे। नॉन डिप्रिशिएबल एसेट है तो कैपिटल रिजर्व को कम करना है इस केस में, जैसे यहाँ कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे, कैपिटल रिजर्व से कम कर देंगे। और अगर हमारा रेवेन्यू ग्रांट रिफंड हो रहा है तो उसमें भी पॉइंट वही होगा, अनएमोटाइज्ड अमाउंट को यूज कर लेंगे ग्रांट में जो पड़ा हुआ है, बाकी पीएल से ले लेंगे। और प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन अगर है वो अगर रिफंड करना पड़ा, ठीक है, बाई चांस, तो फिर कैपिटल रिजर्व को हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कैपिटल रिजर्व इंक्रीज होगा तो कैपिटल रिजर्व भी रिड्यूस हो जाएगा। बस इतना हमें याद रखना था। और यहाँ पर आज मैंने जो नया बताया कि प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ये नया कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट को मैंने लिखवा दिया क्योंकि इस पे हमें क्वेश्चन जो है मतलब थियोरिटिकली पूछ सकता है। तो ये सब कीवर्ड बोलते हैं इसे, ठीक है, इस तरीके का कीवर्ड्स का यूज जरूर करना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने आज ये वाला एक पढ़ा, ठीक है, कंपेंसेशन के लिए जब मिले तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा। और लास्ट एक पॉइंट लिखवाएंगे कि इसका डिस्क्लोजर, ठीक है, डिस्क्लोजर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या है, बस वो लिख लो और कुछ नहीं लिखना है इसमें। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, the accounting policy adopted for government grant including method of presentation in the financial statement। तो क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस एएस में,
तो अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग क्या ले रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, मतलब इंक्लूडिंग मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो पॉलिसी क्या लिया है और उसका प्रेजेंटेशन का मेथड कैसे, जैसे कि अगर डिफर्ड इनकम ट्रीट किया है तो एसेट के कॉस्ट से डिडक्ट करके लिख रहा है कि अदर इनकम बोल के दिखा रहे हैं, ये सारी चीजों को हमें बताना पड़ता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ government grant recognized in the financial statement, including grant of non-monetary assets given at a concessional rate or free। बताते हैं the nature and extent of government grant recognized in the financial statement, कौन से नेचर का है, ठीक है, और कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, इंक्लूडिंग ग्रांट ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट्स। नॉन मॉनिटरी एसेट्स जो है मतलब ग्रांट ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट्स गिवन एट ए कंसेशनल रेट और फ्री। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी लिख सकते हैं, कंसेशनल रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट पे अगर हमें कुछ मिल रहा है कोई नॉन मॉनिटरी एसेट्स। नॉन मॉनिटरी एसेट्स का मतलब पैसा नहीं मिला यहाँ पर। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने बोला आपको ये 2 लाख का जमीन दे देते हैं, तो उन्होंने 2 लाख रुपए नहीं दिए, 2 लाख की जमीन दे दी है। ठीक है, तो ये हो जाता है नॉन मॉनिटरी, तो उसको भी हमें अलग से यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ये डिस्क्लोजर मतलब हर एक एज का ना एक डिस्क्लोजर होता है कि क्या इस एज में बताना मैंडेटरी है, तो ये बता दिया मैंने। और ये तो हम लोग का कवर हो ही चुका है। ठीक है, ठीक है, अब हम तुम लोग को एक चीज बता देते हैं। देखो ये आज तो अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, करने से देरी हो जाएगा। ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और AS3, देखो ये मैंने पहले बोला था कि नहीं करवाएंगे, ठीक है, नहीं भी करवाएंगे तो भी चलेगा, इसलिए हम दिखा देते हैं, करवा देंगे। AS14 है और AS3 है, दोनों को हम एक ही साथ करवा देंगे। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। AS14 देख सकते हो, अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन जो दिया हुआ है, यहाँ पर तुम लोग जो भी रूल्स है वो ऑलरेडी हम लोग एमलगमेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको अलग से यहाँ से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। अब अगर तुम लोग को लगे कि यहाँ से फिर कैसा क्वेश्चन आता है तो देख लो, ये ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हो, वही चीजें तुम लोग अगर चाहो तो घर पे भी इसे कर सकते हो, लेकिन हम एक दिन बता देंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए लिमिटेड टेक ओवर बी लिमिटेड, ठीक है, हमें डिस्चार्ज किया है इस तरीके से, तो हमें बोला है परचेज कंसिडरेशन क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही होगा जो एमलगमेशन में होता है, अलग कुछ नहीं होगा। तो कुछ रूल्स हम नहीं लिखवाएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, तुम लोग को टास्क दे रहे हैं कि तुम लोग एमलगमेशन को एक बार रेडी करो। ठीक है, इस बहाने रेडी हो जाएगा। इलास्ट्रेशन 1 है, इलास्ट्रेशन 2 है। 2 में हमें एक जो है बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, और ये जो एमलगमेशन हुआ है ये शायद इन द नेचर ऑफ परचेज या मर्जर कुछ होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये वाला एक क्वेश्चन है, मतलब अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। बेसिकली हम ये टॉपिक इसीलिए करवा देंगे फिर से AS14 को, ताकि तुम लोग का एक बार एमलगमेशन रिवाइज हो जाए इसमें। ठीक है, हम पूछेंगे कि क्या करना है, क्या ट्रीट करना है, यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट होने से क्या होता है, क्या क्या पॉइंट है। फिर इसमें कुछ MCQs मिलेगा हमें, ठीक है, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन में वही है, एक में हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने बोला है, जो कि हम लोग काफी कर चुके हैं एमलगमेशन चैप्टर में, और यहाँ पर शायद एक थियोरेटिकल क्वेश्चन दिया है कि हमें पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के हिसाब से कुछ बताने के लिए बोला है। मैंने भी नहीं देखा है अभी तक क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ऐसा हम लोग बहुत सारा करते हैं तो ये नॉर्मली हम इग्नोर ही कर देते हैं, लेकिन तुम लोग को हम बता देंगे कि क्या करना है। लेकिन इसके लिए तुम लोग को क्या करना है, अपना पहले ये टॉपिक को रेडी कर लेना है। तो नेक्स्ट ये वाला हम लोग जब मंडे करेंगे ये वाला टॉपिक, और हम और एक टॉपिक बता देते हैं, AS14 और AS3, AS14 और AS3। तो AS14 तो अभी अभी मतलब एमलगमेशन लगभग सभी ने किया है, तो ये सभी के लिए रहा। और AS3 सॉरी 13 नहीं, ठीक है, AS3 जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेके चल रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जिन्होंने किया है उनके लिए तो आसान होगा ही होगा। जिन्होंने नहीं किया है मेरे से एक बार कैश फ्लो का फर्स्ट क्लास ले लो, ठीक है, वहां पर जो बताया गया उसी से ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी रेडी होता है कैश फ्लो, जिनका नहीं हुआ है, तो अगर हम बताना स्टार्ट करेंगे ना कि AS3 में क्या क्या है, तो भी तुम लोग वहां से करके देख सकते हो। और एक चीज हम बताते हैं
कि क्या क्या एस जो है बाकी है वो हम एक बार तुम लोग को बताते हैं, ठीक है। मतलब ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, हम बता देते हैं किन के लिए एप्लीकेबल है। जो लोग सितंबर में एग्जाम दोगे ना, तो मैंने एक बार चेक करके देखा है कि क्या क्या एस उनके लिए बाकी है। तो AS1 AS3 तुम लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्पेशली हम जो भी सितंबर में अपियर करेंगे हम उनके लिए बोल रहे हैं, जिन्होंने फिलहाल स्टार्ट किया उनके लिए नहीं बोल रहे, उनका तो सारा चीज ही बाकी है, ठीक है, उनके लिए हम नहीं बोल रहे। जो लोग सितंबर में एग्जाम दोगे, तो मैंने जो फाइंड आउट किया है उसके हिसाब से कुछ ये एस हमारा बाकी दिख रहा है मुझे, ठीक है। जिसमें से ये 14 और ये 3, ये दोनों तो हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, ठीक है। और ये जो एस बाकी है मैंने यहाँ पर दिखा दी, जिसमें से ये AS1 तो मतलब जस्ट वो इंट्रोडक्शन है, वो सब छोटा छोटा है, ठीक है। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, इसमें से कुछ भी अगर अपना देखना है तो थोड़ा बैकअप देख सकते हो, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स हमारा बाकी है। बाकी तो हम करवाएंगे, ठीक है, लेकिन करवाने में तो टाइम लग जाता है ना। तो वो बीच का जो मेरा 2 मंथ्स का गैप था, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा दे दिया था ना तुम लोगों की बैकअप एक बार देखो, तो तुम लोग इसमें से देखना स्टार्ट कर सकते हो। चाहे हम कोई सा भी एज क्यों ना पढ़ाए, तुम लोग अपना देखते रहो तो 2 बार रिवाइज हो जाएगा। मैंने शायद ना 22 को 2 बार लिख दिया, ठीक है, 22 मैंने गलती से 2 बार लिख, जिसमें से ये भी बहुत ही छोटा सा है, इसको भी छोड़ो। AS1 3 14 अगर हो सके तो एक ही साथ करवा देंगे। और ये 14 का जो क्वेश्चन है हम यहीं पर तुम लोग को दिखा देंगे, वो करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अमल कमीशन का बहुत सारा क्वेश्चन किया, तो वो हम लिख के नहीं दिखाएंगे, मतलब रफली लिख के दिखाएंगे, उतना प्रोफोर्मा के साथ करके नहीं दिखाएंगे, फॉर्मेट के साथ। बस ये कुछ एस तुम लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा देखना स्टार्ट करके, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, बाकी हम लोग क्लास में जैसा कर रहे हैं वैसा करते जाए, ठीक है। फिर आज इतना ही करता हूँ। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.